नमस्कार बच्चों, जैसा कि यूपीपी री एग्जाम डेट आ चुकी है, आप लोग कमर कस चुके हैं। आज जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस होने जा रही है और मेन टास्क ये है आज अभी का पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस का कि हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं उसकी पीडीएफ बनाई गई है। वो सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो उससे रिलेटेड कुछ और बातें होंगी वो भी बताई जाएंगी। ये मैं शुरुआत में बता दे रहा हूँ, लास्ट तक बने रहिएगा तभी इसका फायदा मिलेगा। अभी 240 क्वेश्चंस, इसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री को समाहित किया गया है और लगभग हर एक टॉपिक की जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे वो बनाए गए। और खासकर इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत रखा गया, खासकर यूपी ट्रिपल एससी बेट के भी रखे गए हैं, अदर जो वनडे एग्जाम में आते हैं वो भी, एसएससी सीसीएल वगैरह के भी हैं, आपके जो है कांस्टेबल में जो क्वेश्चन आए, यूपीएसआई में आए, वो सभी क्वेश्चन का इसमें समायोजन किया गया है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको शायद एग्जाम शायद पक्का एग्जाम में यहाँ से मिलेंगे और आगामी जो समीक्षा अधिकारी जो आपकी समीक्षा अधिकारी में रिलेटेड भी मिल सकता है, एसआई की भी आएगी उसमें भी मिल सकते हैं, पीटी अभी आने वाला उसके लिए भी इंपॉर्टेंट कंप्लीट हिस्ट्री की प्रैक्टिस सेट है ये 240 क्वेश्चंस का। इसके बाद मैं दूसरा सब्जेक्ट लेके आऊंगा प्रैक्टिस सेट में और इसके बाद जो सारे सब्जेक्ट को ऐसे करा लूंगा उसके बाद मैं क्या स्टार्ट करूंगा, मिसलेनियस। क्या चलेगा मिसर, आपका भी टेस्ट तो कल निर्धारित है, ये फुल लेंथ टेस्ट। क्लियर, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए आपको आपके एग्जाम में ध्यान रखते हुए रखा गया है, ये नहीं है बिल्कुल जो हम आईएएस से क्वेश्चन यहाँ पे बनाने लगे, क्योंकि आपका एग्जाम की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, ना बहुत सरल है ना बहुत कठिन है। जिसने पढ़ा होगा कायदे से हिस्ट्री वगैरह उसके लिए आसान है। फिलहाल के लिए आपका क्वेश्चन है और सब्जेक्ट तो मैं पढ़ाऊंगा, मैराथन की क्लास चलेगी उसमें मैं पूरा सब्जेक्ट भी कंप्लीट कराऊंगा, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। लेकिन पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर डालते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो है, देखिए ये जो है प्रैक्टिस सब्जेक्ट है जीके जीएस, इसमें हिस्ट्री है, मेन है क्या हिस्ट्री बनाएगा, कंप्लीट हिस्ट्री का है। क्लियर, हाँ आइए पहला क्वेश्चन जो भारत में, देखिए दिख रहा है ना स्पष्ट, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था, ये प्रश्न एक आया था। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है मुगल काल से डायरेक्ट क्वेश्चन बना देता है और टाइम पीरियड पूछ लेता है, ये आपका फैक्चुअल कितना बढ़िया दिमाग में वो। जैसे पहले जो है आपके कौन आते हैं, बाबर ने लगभग 1526 में पानीपत का युद्ध जीता था। 1526, इसकी मृत्यु बाबर कब हो रही है, 1530 में। फिर बाबर के बाद कौन आया था, हुमायूं 1530, और इसकी मृत्यु हुमायूं कब हुई थी, 1556 में मृत्यु हो गई। फिर जो आपका है कौन बन रहा है, 1556 में उधर हुमायूं की मृत्यु होती है, उधर हुमायूं का लड़का कौन है, अकबर, राजगद्दी पर बैठता है, कालानौर में उसका राज्याभिषेक होता है, पूछा था सब। और 1500 कब तक रहता है, 1600 कब तक रहता है, 5 तक। और अकबर के बाद 1605 से, ठीक है, और आपका कितना है 1627 तक किसका टाइम पीरियड रहता है, याद रखिए। और 1600 कब 28 में कौन बनता है, आपका जो है शाहजहां बनता है। कौन बन रहा है, जहांगीर का पुत्र कौन है, शाहजहां नहीं, जहांगीर का पुत्र कौन है आपका, शाहजहां। कब तक चलता है बताइए, 1658 के आसपास, और इसी का बेटा 1658 के आसपास होता है। और कौन कब तक, 1707 तक कौन, औरंगजेब। ये इतने सारे सीक्वेंस आपको नोट कर लेना, याद भी कर लेना है, क्योंकि एक जहांगीर का है तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ये कौन है, किसका टाइम पीरियड है, बाबर। ये किसका बच्चों, बाबर के बाद हुमायूं, और हुमायूं के बाद बच्चों ये कौन आ गया है, जहांगीर, सॉरी अकबर। ये किसका है, अकबर। अकबर का बेटा कौन है, जहांगीर, और जहांगीर का बेटा कौन हुआ, शाहजहां। और शाहजहां के बाद ये कौन गद्दी संभाल रहा है, और एक बार यूपी ट्रिपल एससी में क्वेश्चन आ गया था, शाहजहां की मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, 1707। क्लियर। अब आइए हम लोग इसमें कौन सा टिक लगा देंगे, 1605 से 1627 जहांगीर का शासनकाल। क्लियर, ये 1627 है, कहीं के 27 मिलता है, 28 भी कर, 27 से चूकी है मृत्यु, 27 से सिंहासन संभाल रहे हैं कौन, जहांगीर। एक सेकेंड, जहांगीर का आपका पूछा है ना, सही है, जहांगीर। ये कौन संभाल रहा है, शाहजहां। क्लियर, और ये कौन संभाल रहा है, अकबर, बाबर, जो आपका औरंगजेब कौन है, औरंगजेब। क्लियर, आपको इतने याद ही रखने हैं। बाबर का बेटा कौन है, हुमायूं, हुमायूं का बेटा कौन, अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर के बाद कौन, शाहजहां, शाहजहां के बाद कौन, औरंगजेब। इतने तो मेन याद रखना है, सन भी याद रखना है, इसका टाइम पीरियड। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से समझौता किया। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जानते हो हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था, 1576। याद रखिएगा, अकबर के बीच, अब देखो अकबर और महाराणा प्रताप, लेकिन रियल में लड़ाई कौन कर रहा था अकबर की ओर से, मान सिंह। क्लियर,
ये एक ऐसा युद्ध था, इसमें कोई बहुत जीत हार क्लियर नहीं हो पाती है। तो फाइनली उस समय मेवाड़ की संधि महाराणा प्रताप के समय नहीं हो पाई थी। उनका बेटा कौन था? राणा अमर सिंह। किसका? महाराणा प्रताप का। उसके समय संधि होती है, वो भी किससे होती है? जहांगीर से। किससे होती है? अकबर तो नहीं लगाइए, कौन लगाएगा? मेवाड़ की संधि किसके साथ हुई थी? राणा अमर सिंह के साथ। और किसकी हुई थी? जहांगीर। कब हुई थी? 1615 में। कब हुई थी? मेवाड़ की संधि 1615 में किसके बीच हुई? जहांगीर और राणा अमर सिंह। याद रखेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। लड़के बहुत सारे स्टूडेंट्स में कौन अकबर लगा सकते हैं? क्या लगा सकते हैं? कहेंगे मेवाड़ की संधि तो अकबर ही होगा, जो भी होगा। नहीं, किसके समय हुई थी? जहांगीर। क्लियर? आते हैं फिर अगला। निम्नलिखित में से किसने विभिन्न राशियों की आकृति से युक्त सिक्के चलाए थे? विभिन्न राशियों से युक्त आकृति के सिक्के चलाए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो है इसे किसने चलाए थे? जहांगीर ने। किसने चलाए थे? विभिन्न राशियों से सिक्के चलाए। ये सारे आपके यूपी ट्रिपल एससी के भी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, एसएससी के भी, यूपी पुलिस के भी। सारा इधर वनडे एग्जाम का निचोड़ है पूरा, 240 क्वेश्चन में हिस्ट्री का। क्लियर? फिर आइए, औरंगजेब ने जजिया कर कब लगाया था? अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था। जैसे अकबर जजिया कर हटाता है, ऐसे औरंगजेब आगे जजिया कर लगाता है। तो औरंगजेब ने जजिया कर कब लगाया? याद रखिए, कब लगाया था? 1679। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। औरंगजेब ने जजिया कर कब लगाया? 1679। क्लियर? फिर आइए, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? अच्छा, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? याद रखिए, कुतुब मीनार। किसमें है? कुतुब मीनार है। अलाई दरवाजा को अलाउद्दीन खिलजी बनवाता है। कौन बनवाता है? अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाजा को बनवा रहा है। और एक कहाँ पर है? कुतुब मीनार, दिल्ली में। तो अलाई दरवाजा भी कहाँ है? दिल्ली में। किस परिसर में है? कुतुब मीनार में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अंग्रेजों ने निम्न में से कौन सा किला, अच्छा ऊपर एक सेकंड देखिए, संगमरमर पर पित्रा द्यूरा, ये कई बार क्वेश्चन आया है। संगमरमर पर पित्रा द्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। मतलब उसमें फूल पत्ती डिजाइन बनाई गई है संगमरमर में, रंगीन रत्न वगैरह लगा के, उस तरीके से उसे क्या कहते हैं? पित्रा द्यूरा। क्या कहते हैं? पित्रा द्यूरा। ये कोई बार क्वेश्चन आया है, यूपी ट्रिपल एससी में है, अन्य वर्ड एग्जाम में देखा गया है। पित्रा द्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय बहुत लोकप्रिय हुआ था? शाहजहां के समय। क्योंकि जो ताजमहल है, ताजमहल में इस तरीके का संगमरमर में बहुत रंगीन रत्न पत्थरों से बनाई गई कई फूल और डिजाइन आकृतियां हैं, उसे पित्रा द्यूरा शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्रा द्यूरा शैली। किसके समय लोकप्रिय हुई? शाहजहां के समय। क्लियर? तो अगला मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कहा जाता था। आप पुलिस के एग्जाम सेंटर से आ सकते हैं। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कहा जाता था, याद रखिएगा, कोतवाल। क्या कहा जाता था? याद रखिएगा, दरोगा ना लगाइएगा। कौन रखोगे? कोतवाल। ये क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है। मुगल काल में पुलिस बल का जो मुखिया होता था उसे क्या कहता था? कोतवाल। क्लियर? फिर आइए, मुगल शासन के दौरान कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? ठीक है, कोतवाल की भूमिका आखिर क्या थी? तो पुलिस बल का मुखिया तो कोतवाल हो गया। एक कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। क्लियर? बढ़िया। अगला क्वेश्चन, पंचमहल किसमें स्थित है? देखिए, अकबर बहुत सारे जो है स्थापत्य कला का विकास करता है, वो सभी कहाँ पे हैं? पर ज्यादातर आपको फतेहपुर सीकरी में है। क्लियर? फतेहपुर सीकरी में। इसी में कौन है? हवा महल है, ग्वालियर का किला है, फतेहपुर सीकरी है, आगरा किला है। तो किसमें ये पंचमहल स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। क्लियर? कहाँ पे स्थित है? फतेहपुर सीकरी। ठीक है। ताजमहल के सुलेखक ने 1948 ईस्वी में इसकी रचना की। ठीक है, एक स्टूडेंट देख लीजिएगा, तो कोई लोग कुछ देख लीजिएगा, वो स्टूडेंट देखिए बाहर खड़ा है, उसे बता दीजिए। टेस्ट का जो है कल रखा जाएगा, बाकी यहाँ पे क्लास नहीं कर सकते। ठीक है, बता दीजिए। हाँ, क्लास कर सकते हैं। टेस्ट जो है आज की जगह कल है, वो 11 से 1 है। ठीक है। हाँ, ताजमहल के सुलेखक ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की। बच्चों क्लियर? आइए, गयासुद्दीन अल बुखारी, अमानत खान सिराजी, मोहम्मद अब्दुल। याद रख लीजिएगा ये नाम, अमानत खान सिराजी हैं। क्या है? ताजमहल के सुलेखक ने 1648 में इसकी रचना की। तो किसने की है? अमानत खान सिराजी ने। किसने की? अमानत खान से। याद रखेगा, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, ये भी क्वेश्चन आया है तभी मैंने लिया है। जितना भी इधर एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आया है, हर एक मतलब टॉपिक से मैंने लिया है। ठीक है, इसके अलावा ये बहुत बाद में कराऊंगा, ये तो मेन इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैं टॉपिक जो मैराथन चलाऊंगा तो भी बहुत सारे उसमें नई नई चीजें आएंगी, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 240 क्वेश्चन तो आपको दिमाग में रखने ही रखने हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन।
अंग्रेजों ने बात कीजिए, अंग्रेजों ने किसकी अनुमति से सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? देखिए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की बच्चों स्थापना हुई थी 1600 में। कब हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की? 1600 में। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई तो उस समय कौन भारत में किसका शासन चल रहा था? अकबर का, ठीक है। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में सूरत में अपना पहला कारखाना बनाया, लेकिन ये अस्थायी कारखाना था। क्या था? अस्थायी। तो उस समय किसका टाइम पीरियड था? अभी 1605 से 27 तक पढ़े हो, किसका था? जहांगीर का। क्लियर। दूसरी बात, 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपना पहला स्थायी कारखाना, यहाँ तो अस्थायी बनाया था। क्या बनाया था? स्थायी। अब जो है अस्थायी बनाया था, अस्थायी कारखाना। लेकिन अंग्रेजों ने अपना पहला स्थायी कारखाना दक्षिण में बनाया जाके कहा? मसूलीपट्टनम में। कहाँ बनाया? मसूलीपट्टनम। याद रखिएगा, कहा जाए अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में कहाँ बनाया था? मसूलीपट्टनम में। फिर जो क्वेश्चन आए कि अंग्रेजों ने अपना स्थायी कारखाना कब सूरत में दोबारा बनाया? 1613। ये भी सूरत में बनाया था, अस्थायी था। और स्थायी कहाँ कब बनाया? 1613। कहाँ पे? सूरत में। तो दो ये 3 वर्ष, फिर ये 2 वर्ष। अस्थायी पहला सूरत, फिर स्थायी दक्षिण भारत में बनाया जाके मसूलीपट्टनम, फिर से सूरत में स्थायी बनाया 1613। क्लियर। अब आइए तो अगला, तो किसके समय में जो है सूरत में अपना कारखाना बनाया था? जहांगीर। 1662 ईस्वी में, सन याद रखिएगा, 1662 क्वेश्चन आया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन अच्छे एग्जाम में पूछे गए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1662 जब पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? बम्बई। ठीक है। जो चार्ल्स द्वितीय थे उन्होंने जब शादी की कहाँ से? पुर्तगाली रानी से। तो पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को क्या दे दिया? बम्बई। अब बाद में इसी बम्बई को कुछ ही पाउंड वगैरह में, बहुत कम रुपए या बहुत कम राशि में किसको सौंप दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसको? बम्बई। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई में जो है अपना व्यापार अच्छे स्तर पर किया। और यहीं से पुर्तगाली भी पीछे कहाँ से किससे होने लगे? ब्रिटिशर से। ठीक है। तो दहेज की परंपरा देखा जाए आज की नहीं है, पहले से बहुत चली आ रही है। मतलब तो जो बड़े बड़े स्तर के वेस्टर्न कल्चर में भी दहेज चल रहा है। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? क्वेश्चन कभी तो आता है निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? शंकराचार्य, नामदेव, चैतन्य, तुकाराम। मुझे याद रखिएगा, तुकाराम थे। कौन थे? ये भी क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में आया है क्वेश्चन है ये। तुकाराम समकालीन थे। अब आइए शिवाजी के 2 गुरु का नाम याद रखेगा। शिवाजी के एक तो है, मतलब कह सकते हो संरक्षक गुरु रहे हैं दादा कोंडदेव। कौन रहा है? अभी जब इनके पिताजी इनको छोड़ दिए थे, ये अपनी माता के साथ रहते थे शिवाजी, तो शिवाजी का जो भी पालन पोषण और संरक्षण में जो भी उन्होंने संस्कार सिखाए, विद्याएं सिखाई, वो किसने सिखाया? कोंडदेव ने। लेकिन बाद में शिवाजी के जो गुरु बने, कौन बने थे? कौन बने थे? रामदास। कौन बने? रामदास। तो याद रखिएगा शिवाजी के 2 गुरु हैं। आगे बढ़े। वर्ष में गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी। ठीक है। बैसाखी दिवस को सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी तथा खालसा की नींव रखी थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, सीधा सीधा पूछा है। जो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कब की? 1699 में। कब की बच्चों? 1699 में। कब की खालसा पंथ की स्थापना? 1699। क्लियर। आगे बढ़िए। इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं रखता है या मेल नहीं खाता है? 1333 ईस्वी में इब्न तूता भारत पहुंचे। 1333 में इब्न तूता भारत आया था। बिल्कुल बात क्या है? सही है। और ये किसके समय आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। चलेगा ना एमबीटी से? मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया। फिर 1506 में गुरु नानक का जन्म हुआ। गलत है। तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 में। कब हुआ था? 1469। यही आपका क्या हो गया? मेल नहीं खाता है, गलत हो गया। यही गलती बताना था इसमें। 1290 में मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया। 1290 में किसने किया? इटली का यात्री था मार्को पोलो। इसी ने बताया जाके इटली में बहुत जो है यहाँ समृद्धि है। फिर इटली वाले पूरा अपना यहाँ व्यापार करने को सोचने लगे। क्लियर। तो मार्को पोलो ने भारत यात्रा की 1290 में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वास्को डिगामा कालीकट आए थे 1498। कोई मुझे तारीख बताएगा बच्चा? 17। कब आए थे? ये भी ध्यान रखिएगा, एक एग्जाम में क्वेश्चन तारीख तक आया है। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा भारत के कालीकट पहुंचे, जहां पर हिंदू शासक जमोरिन ने इनका भव्य स्वागत किया। क्लियर। फिर आ जाइए, किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है, बताइएगा। इसमें कौन? गुरु गोविंद सिंह है, गुरु तेग बहादुर है, गुरु अर्जुन देव है, गुरु नानक देव है। किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? बताइए। गुरु नानक देव है। कौन है?
गुरु नानक देव। किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई थी? गुरु नानक देव। 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? गुरु गोबिंद सिंह। अब आइए गुरु तेग बहादुर, ध्यान देगा गुरु तेग बहादुर का मामला। दो गुरु का याद रखेगा, एक अर्जुन देव एक तेग बहादुर। इनकी हत्या किसने की कराई थी? औरंगजेब ने। किसने की थी? औरंगजेब। गुरु तेग बहादुर, क्लियर। और गुरु जहाँ पे गुरु अर्जुन देव लिख दें, गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। इनकी हत्या किसने की थी? जहांगीर ने। कौन? जहांगीर। जहांगीर, ठीक। ये 5वें गुरु हैं और ये कौन से नंबर के हैं? 9वें गुरु। 5वें गुरु की हत्या ये है, 9वें गुरु की हत्या ये कर रहे हैं, क्लियर, इंपॉर्टेंट। चलिए दिमाग रखिए। और गुरु ग्रंथ साहिब की रचना भी किसने की है? गुरु अर्जुन ने की है। और जो गुरुमुखी लिपि है वो उसको किसने लिखा है? अंगद ने। किसने लिखा है? अंगद ने। आखिर कौन सी लिपि लिखी है? गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि। तो गुरुमुखी लिपि याद रखेगा अंगद, और जो है गुरु ग्रंथ साहिब अर्जुन, और खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह। और जो आपका जो 5 चीजें सिखों के लिए बताई गई हैं वो 5 चीजें भी कौन कर रहा है? गुरु गोविंद सिंह। ठीक, फिर आइए, निम्नलिखित में से किस गुरु ने लंगर की शुरुआत की थी? लंगर, लंगर देखा होगा, भंडारा से हिंदू धर्म में करते हैं, वहां पे लंगर कहते हैं, ठीक है। तो लंगर की बात किसने की गई? किसने की थी? गुरु नानक ने। यार के लंगर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, गुरु नानक लंगर। सिख धर्म के संस्थापक भी किसको माना है? गुरु नानक। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजों ने इनमें से कौन सा किला, अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से कौन सा किला पहले बनवाया था? क्वेश्चन बहुत बार आया है इस तरह के क्वेश्चन। देखिए अंग्रेजों ने सबसे पहला जो किला बनवाया था वो कौन था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये कहाँ था? मद्रास है। कहाँ था? मद्रास। और ये भी यार ये कलकत्ता में था। ये कहाँ था? कलकत्ता। तो याद रखेगा बच्चों ये सब। कलकत्ता में कौन बन रहा है? फोर्ट विलियम। और ये फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ है? मद्रास। पूछ सकता है फोर्ट सेंट जॉर्ज जो इनका जो किला है कहाँ था? मद्रास। फिर आइए देखते हैं, नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? कौन है इसमें संबंधित? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन आएगा कि कौन सा भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। लेकिन वास्तविक शक्ति का संस्थापक कौन था? ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्लियर, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। फिर आ जाइए, ध्यान रखिएगा। अब आइए, फ्रांसिस डी अल्मीडा ने चौल का युद्ध लड़ा था, प्लस फ्रांसिस डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी जहाँ कार्टेज व्यवस्था चलती थी, खासकर हिंद महासागर पर नियंत्रण करना था। ये किसने शुरू किया था? अल्मीडा ने। फिर आइए, अल्बुकर्क क्या कर रहा था? यहाँ पर जबरन जो है ईसाइयत में सबको परिवर्तन करा रहा था। कौन? अल्बुकर्क। क्लियर। और जो वास्तविक संस्थापक क्यों कहलाता है? इसी ने जो है कोची में पहला जो है यूरोपीय किला बनवाया था। किसने? अल्बुकर्क ने। तो याद रखिएगा अल्बुकर्क की कुछ बातें। और गोवा को भी किसने जीत लिया था? अल्बुकर्क ने। थोड़ा सा पीछे भी बंद कर देगा, जो है अल्बुकर्क ने। याद रखो, गोवा किसने जीता? अल्बुकर्क ने। जबरन धर्म परिवर्तन किसने कराया? अल्बुकर्क ने। खासकर हिंदू या अन्य धर्म की महिलाओं से जो ईसाई लोगों के पुरुष का विवाह को प्रमोशन किसने दिया था? अल्बुकर्क ने। आइए फिर अगला, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? काजू का प्रथम परिचय लेकिन किन लोगों ने कराया? डच हैं, ब्रिटिशर्स हैं, फ्रांसीसी हैं, पुर्तगाली हैं। काजू पुर्तगाली हैं। काजू कौन लेके आया था? पुर्तगाली। खासकर पुर्तगाली को और याद रखोगे, लाल मिर्च। लाल मिर्च भी कौन? पुर्तगाली। ठीक है। और आपका पुर्तगाली और क्या कर रहे हैं? सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस यही कौन कर रहा है? पुर्तगाली। और बताइए पुर्तगालियों की देन, तंबाकू कौन लेके आया? पुर्तगाली। ठीक है, चलिए अगला ही। और काजू का भी कौन परिचय कर रहा है? पुर्तगाली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? क्या रखिएगा? 1773। एक एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। कौन आया था? रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में। रियल में बना था 73 में आया था। बना था कब ये सुप्रीम कोर्ट? 1774 में। लेकिन जब ऑप्शन 74 नहीं तो इसको मानेंगे 1773। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे सीधे कौन थे? एलिजा इंटे। कौन थे? एलिजा इंटे। फिर आइए अगला,
बंगाल के किस शासक ने कहा था कि यदि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से बाहर किया तो समुद्र में आग लग जाएगी? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तभी मैंने लिखा है आग लग जाएगी समुद्र में। वो कौन व्यक्ति जो कहता है कि मधुमक्खी से तुलना अंग्रेजों करता है कि वो उनको जो है छेड़ोगे तो काट खाएंगी, वही ये बात कह रहा है। वो कौन है? अलीवर्दी खां। तो ये कौन कहेगा? अलीवर्दी खां। क्लियर, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आया है। फिर अगला, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? जानते हैं किस युद्ध में पराजित हुआ था? सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में। उसमें कौन थे? उधर दूसरी तरफ कौन थे? क्लाइव। कौन था? क्लाइव। अब थोड़ा सा मुझे बताइएगा, अंग्रेजों की जो विजय प्रारंभ हुई वो कौन से युद्ध से हुई? प्लासी से। और जो उन्होंने वास्तविक विजय प्राप्त की, पूरे भारत पर उनका प्रभुत्व स्थापित हुआ अखिल भारतीय स्तर पर, वो कौन था? बक्सर। अब एक सिराजुद्दौला एक तरफ है, दूसरी तरफ कौन था? लॉर्ड क्लाइव। सिराजुद्दौला से किसने गद्दारी की थी? कौन कौन गद्दारी में थे? वो नाम हो जाता है, एक मीर जाफर। कौन थे? मीर जाफर, यानी मीर जाफर। इनकी मौसी थी, उनका नाम था घसीटी बेगम। जगत नारायण थे, राय दुर्लभ थे। ये सब किधर गद्दारी कर रहे हैं? ये जगत सेठ है व्यक्ति थे, ये सब मणि राम दत्त थे, ये सब किधर गद्दारी कर रहे हैं? इधर इनकी तरफ रहकर मिले किससे हैं? अंग्रेजों से। याद रखेगा, मीर जाफर का नाम जरूर रखेगा। किसने गद्दारी की थी प्लासी में? मीर जाफर। फिर आइए, और इनकी इस प्लासी युद्ध से पहले सिराजुद्दौला की कौन सी संधि हुई थी? अलीपुर की संधि। कौन हुई थी? क्वेश्चन है, अलीपुर की संधि अंग्रेजों से किसने की थी? सिराजुद्दौला ने। क्लियर, अगला ये देखते हैं। दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया था? परास्त किया। देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तभी हमने रखा है इसको। दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? कौन है? मार्तंड वर्मा है। कौन है? मार्तंड वर्मा। यार के केरल के राजा थे मार्तंड वर्मा। उन्होंने किसको पराजित किया था? काला चोल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया था? पराजित किया था। फिर आ जाइए, निम्नलिखित में दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। मैंने बताया था सहायक संधि कब से शुरू हुई थी? 1798 से, ठीक है, शुरू हुई थी। और इस सहायक संधि में मैंने बताया था HMT घड़ी है आपकी, बस HMT घड़ी तो नहीं लिखते हैं आप, AT आप, बस D और S मैंने सीक्वेंस बताया था, उससे क्वेश्चन आया है। आप बताइए, सबसे पहले हैदराबाद सहायक संधि को स्वीकार कर रहा है, फिर मैसूर, फिर कौन? तंजौर, फिर अवध, फिर कौन? पेशवा, और फिर कौन? बरार के भोसले, और एस फॉर सिंधिया। क्लियर? तो अब बताइए इसमें दूसरा कौन स्वीकार कर रहा है? एक मारो कौन? मैसूर। ये चीज याद करनी पड़ेगी, इनको वहां फंस जाएगा कि कौन लगाए। पहला कौन हुआ था? हैदराबाद। अब समझिए, सहायक संधि का सूत्रपात किसने किया? शुरुआत किसने की थी? डुप्ले ने की थी। किसने की थी? डुप्ले ने इसको शुरू किया था। लेकिन अंग्रेजी किस अधिकारी ने या किस गवर्नर जनरल ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया? कौन? गवर्नर जनरल कौन था? कौन था गवर्नर जनरल? उनका नाम क्या था? वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। उसने भारत में फिर से सहायक संधि लगाई थी, ठीक है, उसकी समय ये सब कवर किए गए थे। बढ़ाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन। बंगाल, अब यार सहायक संधि किसने शुरू की? डुप्ले ने। ब्रिटिश किस गवर्नर जनरल ने लगाई थी? वेलेजली ने। कब लगाना शुरू किया था? 98 में। पहला कौन था कवर किया गया? तंजौर। और फिर सीक्वेंस दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा HMT हैदराबाद, M मैसूर, T तंजौर, HMT घड़ी आपकी, बस अवध, पेशवा, बरार के भोसले और सिंधिया। क्लियर? फिर ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। वारेन हेस्टिंग, ये प्रथम गवर्नर जनरल। और प्रथम जो है कहा जाए भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग थे। कौन थे? विलियम बेटिंग। क्लियर? फिर जो हम लोग कहें, और जो कहा जाए प्रथम वायसराय कौन थे? प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। क्लियर? और कहा जाए स्वतंत्र भारत के, कौन कहा जाए? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी।
सी राजगोपालाचारी। क्लियर, याद रहेगा। और कहा जाए स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल पहले कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। वो पहले गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के हैं, लेकिन भारतीय कह जाए तो कौन है? पढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। अगला, भारत में सती प्रथा को समाप्त किया गया कब? 4 दिसंबर 1829, 6 दिसंबर, 4 दिसंबर। हंसते हो क्वेश्चन को, इसलिए क्वेश्चन आ गया हंसने के लिए, ठीक है। और कब किया गया? 4 दिसंबर 1829। क्वेश्चन आया हुआ भी है, बहुत लड़कियों ने याद कर लिया 1829, समय लगा दिया। कौन से नियम पर ये अपराध रखा गया था सती प्रथा को? 17 नियम। कौन नियम है? जो है नियम नंबर कौन है? 17। याद रखिएगा, ये भी नियम कहीं पूछ ले। किसने इसको लागू कराया था कानून को? किसने बनाया था मतलब कानून को? गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। किसके प्रयासों से लागू कराया गया? राजा राममोहन राय। क्लियर। किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? कौन है? कॉर्नवालिस। किसने शुरू किया था? कॉर्नवालिस। क्लियर। अब आइए थोड़ा सा बंदोबस्त व्यवस्था पे देख लेते हैं। 3 व्यवस्थाएं चली थी, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, और दूसरी कौन थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये 3 बहुत पूछी जाती हैं, एसआई के एग्जाम में आई थी स्थायी बंदोबस्त ये। और फिर कौन है आपकी? महालवाड़ी, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त कब है? 1793। और जो रैयतवाड़ी 1792। और जो है ये कब है? 1819। क्लियर, याद रखिएगा। इधर एक कौन चला रहा है? कॉर्नवालिस, यही चला रहा है। फिर यही मतलब चला रहा है स्थायी बंदोबस्त। ये कौन चला रहा है? रीड और मुनरो। क्लियर। और ये कौन चला रहा है? मैकेंजी चला रहा है। कौन है? मैकेंजी। नाम याद रखिएगा। फिर ये कितने व्यवस्था भूभाग पे चली थी? 19%। ये कितने पे चली थी? 51%। और ये कितने पे? 30%। याद रखिएगा, सबसे बड़े भूभाग पर ब्रिटिश राजस्व कौन नीति लगाई गई थी? रैयतवाड़ी। छोटी चीजें हैं, दिमाग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है इसमें लोग, ठीक। बड़े आगे होते हैं। अब ये खासकर ये चलाई जो गई थी शुरू में, बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इसको याद रखेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश से जुड़ी कौन सी व्यवस्था थी? स्थायी बंदोबस्त। क्लियर। अब आइए अगला मामला देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस राज्य में या उस राज्य में वेलुथम्पी ने अंग्रेजों से बगावत का नेतृत्व किया था। वेलुथम्पी विद्रोह हुआ है 1808-9 में। क्लियर, 1808-9 में वेलुथम्पी विद्रोह, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ था? मैंने कल ही इसको जिक्र किया था जीएस सिलेबस में, त्रावणकोर। किसमें हुआ था? त्रावणकोर। क्वेश्चन आएगा वेलुथम्पी विद्रोह कहाँ हुआ था, डायरेक्ट लगाओगे त्रावणकोर। कब हुआ था? 1808 या 9। क्लियर। त्रावणकोर केरल पड़ता है। अंग्रेजों के खिलाफ अब सवाल पूछे लोग, इतने बड़े कोई दिक्कत नहीं, लाइट आती जाती है, ठीक है। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय, ये फैन मुझे क्यों स्टार्ट की हुई आवाज आ रही है ना बहुत तेज, वो वाला चला बंद कर दी वाला फैन, ठीक है। देखिए कहाँ गए लोग? हाँ, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1806। ये पूछा था वेल्लोर विद्रोह, ठीक है, वेल्लोर विद्रोह। अगला, पल्ली आंदोलन संबंधित, आप थोड़ा बात देख रहे हैं, जल्दी खींच जाए, अच्छे से क्वेश्चन हो जाए, फटाफट हो जाए, करना तो है ही है, एग्जाम से पहले सब कुछ पढ़ना है, तो काहे इतना जो खींच रहे हो किसी चीज को, जल्दी से निपट जाएगा अभी। सबसे पहला पल्ली आंदोलन संबंधित है तमिलनाडु में, कोई बात नहीं करेगा। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये सिपाही विद्रोह वही करा जो 1857 वाला है, याद रखिएगा। 1857 का विद्रोह वैसे तो बैरकपुर छावनी में हुआ था मंगल पांडे द्वारा, लेकिन जब कहा जाता है, कभी डेट आती है औपचारिक रूप से विद्रोह कब शुरू हुआ, तो 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ? 10 मई, याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आया है 10 मई। कब से स्टार्ट हुआ? 10 मई 1857 मेरठ। फिर आइए, निम्न में से किसने 1857 के सिपाही विद्रोह का विद्रोह नहीं कहा? मतलब 1857 का जो विद्रोह, इसे सिपाही विद्रोह किसने नहीं कहा? क्वेश्चन आया था, बच्चे याद रखिएगा। आरसी मजूमदार ने इसे कहा, न राष्ट्रीय है, न प्रथम है, न ये कोई सिपाही विद्रोह। कौन कह रहा है? आरसी मजूमदार। सुमेलित युग्म नहीं है। अहोम, अजय शांत रहिए बच्चों, थोड़ा सा हमको मेहनत लग रही है। ये देखिए, अहोम जो है पंजाब, अहोम पहली बार आजकल अभी अहोम के वो टीले को यूनेस्को में शामिल किया गया, 43वां स्थान हो गया है वो,
43 साइट हो गई, यूनेस्को में भारत की शामिल है। तो अहोम चर्चा में रह सकता है, तो याद रखिएगा अहोम जो विद्रोह हुआ था, याद रखना 1828 में हुआ था। कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। और कौन इसका नेता था? गोमधर कुंवर, याद रखिएगा गोमधर कुंवर, गोमधर कुंवर इसका जो नेता था, गोमधर कुंवर। क्लियर? फिर आ जाइए दूसरा पर रामोसी पश्चिमी घाट, बिल्कुल सही है। पाबना विद्रोह बहुत पूछा था बच्चों, पाबना विद्रोह बंगाल में हुआ, और डेट याद रखिएगा कब हुआ था पाबना? 1873 से स्टार्ट हुआ था, लगभग 76 तक चला था। कौन? पाबना विद्रोह। कहाँ हुआ? बंगाल में। अब कूका विद्रोह तो बहुत बार एग्जाम में आया है, कूका विद्रोह याद कर लेगा 1840 में चला था, 72 तक खिंचा। कब तक? 72। और बच्चे इसमें दो नाम याद रखे कूका में, एक कौन है? जवाहरमल है, और दूसरे कौन है? और मेन याद रखिएगा राम सिंह कूका। कौन है? राम सिंह कूका याद रखेगा। कौन है? राम सिंह कूका। ये किससे जुड़ा है? कूका आंदोलन। क्लियर? बढ़ाएंगे? चलिए अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? ठीक है, भारत के वायसराय। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? इसमें वेलिंगटन है, मिंटो है, बेवेल है। कौन है? देखिए वैसे इसके उस समय जो थे लॉर्ड लिथगो थे। कौन थे? लॉर्ड लिथगो। तो मुझे इस क्वेश्चन थोड़ा डाउट है, तो हम किसको लगा रहे हैं? लॉर्ड लिथगो। क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942। तो उस समय कौन? लॉर्ड लिथगो थे। इसको भी हम स्किप भी कर रहे हैं, लेकिन क्या इसमें आइए, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, अमृतसर की संधि डायरेक्ट पूछा जाता है। याद रखिए कब है? 1809। अमृतसर की संधि 1809। फिर आइए, निम्न में से किस वर्ष में कार्नवालिस कोड लागू किया गया? देखिए जिस दिन जब कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त चलाया था, तभी कार्नवालिस कोड लागू किया गया था। कब? 1793। याद रखिए कार्नवालिस कोड कब लागू किया गया? 1793। ठीक है। फिर इनमें से किसने भारत में स्थानीय स्वशासन है, स्वशासन व्यवस्था लागू की थी? याद रखिएगा इनके सबके नाम। स्थानीय स्वशासन व्यवस्था कौन लागू कर रहा है? लॉर्ड रिपन। क्लियर? फिर आइए, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय सुशासन का पिता कहा जाता है? स्थानीय सुशासन का पिता भी कौन है? लॉर्ड रिपन ही है। क्लियर? तो अगला, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को अपने कब्जे में लिया। देखिए ज्यादातर लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सबको लिया था अपने कब्जे में। और हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी क्या थी? जिनके कोई सगा उत्तराधिकारी नहीं है, गोद लिया हुआ बच्चा है, तो वो राज्य पे कौन किसका अधिकार जताता था? ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अधिकार जताया जाता था। ये लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति बनाई थी ना, सीधा सीधा मतलब जिसका कोई अपना बच्चा सगा नहीं है, उसका समझो सारा जो क्षेत्र है और सब कुछ जो संपत्ति किसकी हो जाएगी? ब्रिटिशर्स की हो जाएगी। हड़प नीति से कहा गया था। लेकिन हड़प नीति में उसने बहुत सारे संभल है, जयपुर है, उदयपुर है, भगाट है, झांसी है, इनको सबको जीता। लेकिन हड़प नीति में इसके आधार पे अवध को नहीं जीता था। अवध किसके आधार पे जीता गया? राज्य ने अव्यवस्था की बात कहकर उसको अपने में मिला लिया। किसको? अवध को। क्वेश्चन भी आता है कब मिलाया गया, ये याद रखिएगा। अवध को कब मिलाया गया? 56 में। ये याद रखिएगा, अवध को कब मिलाया गया? 1856। ठीक है। फिर आइए, हाँ, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? बहुत क्वेश्चन आता है। लॉर्ड कर्जन। इसकी 3 डेट याद रखोगे। एक याद रखोगे कौन? 16 जुलाई। कौन याद रखोगे? 16 जुलाई 1905। और एक याद रखोगे 7 अगस्त 1905। और एक याद रखोगे 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905। अब देखो ये 3 डेट याद रखना। स्वदेशी आंदोलन कहते हैं या भारत विभाजन, ये बंगाल विभाजन। देखिए एक डेट बहुत पूछी जाती है, 16 जुलाई 1905 को क्या हुआ? इंपॉर्टेंट, कि बंगाल का विभाजन उसने घोषित किया। किसने? कर्जन ने। कर्जन ने बताया कि बंगाल में प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हम विभाजन कर रहे हैं, लेकिन बात ये थी नहीं, बात थी हिंदू मुस्लिम को क्या करना था? अलग करना था। तो घोषणा कब की है? 16 जुलाई। भारतीयों ने इसका विरोध किया, खासकर बंगालियों ने विरोध किया। और बंगालियों ने 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक की और वहां पर कौन सा आंदोलन घोषित कर दिया? स्वदेशी आंदोलन या बंगाल बंग भंग विरोधी आंदोलन। फिर 16 अक्टूबर को ये जो विभाजन था, घोषणा जो हुई थी, वो प्रभावी हो गया, मतलब शुरू हो गया। कैसे बंगाल का विभाजन होगा? तभी भारतीयों ने इस दिन क्या मनाया? राष्ट्रीय दिवस मनाया, रविन्द्रनाथ टैगोर कहने पे। तो क्वेश्चन है बंगाल विभाजन की घोषणा 16। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ 7 अगस्त,
और कहा जाए बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ या राखी दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर 1905। क्लियर, आगे बढ़े। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने? महात्मा गांधी जो 1919 में खिलाफत कमेटी बनी थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, शौकत अली से क्वेश्चन आता है खिलाफत कमेटी कब बनी, तो कब लगाओगे टिक? 1919 में। किसने बनाई? जो है अली बंधु। कौन है? अली बंधु। और अली बंधु में नाम किसका आता है? शौकत अली और कौन थे दूसरे? मोहम्मद अली। दो नाम आते हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, फिर कौन है? अबुल कलाम आजाद हैं, कलाम आजाद थे। फिर कौन थे? हसरत मोहानी थे। कौन थे? हसरत मोहानी थे। और कौन था? हकीम अजमल खान थे। कौन थे? अजमल खान, हकीम अजमल खान। तो ये हकीम अजमल खान, ये लोग जो थे उन्होंने किसकी स्थापना की थी? खिलाफत कमेटी। डायरेक्ट पुलिस में आ सकता है, खिलाफत कमेटी की स्थापना कब हुई? 1919 में। किसने की? अली बंधु ने की। और हकीम अजमल खान है, हसरत मोहानी है, और कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इस आंदोलन को असहयोग आंदोलन में गांधी ने जोड़ लिया था। इसका विरोध किसने किया? ये क्वेश्चन आया है, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। कहा था धर्म को राजनीति से जोड़कर गांधी कट्टरपन को बढ़ावा दे रहे हैं। कौन कह रहा है ये? मोहम्मद अली जिन्ना। याद रखिएगा। पढ़े मेरा ये अगला क्वेश्चन सब अब और इम्पोर्टेंट है कि मॉडर्न हिस्ट्री में चल रहा है, यही जगह से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं गांधी जी और ये आंदोलन जो है। देखिए, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? अभी मैंने बताया था बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, उसे तो माना जाएगा। बंगाल जो है स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण। बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और कैसा था? पीला था। तो किस आंदोलन में जो लहराया गया इस तरीके का? स्वदेशी। अब यार के स्वदेशी आंदोलन में गीत गाया गया था वंदे मातरम। उसको किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और अमार सोनार बांग्ला, ये जो बांग्लादेश का क्या बन गया? राष्ट्रगीत बन गया। तो इसको किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, फिर आइए, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? बहुत इंपॉर्टेंट, बंगाल विभाजन के विरोध में नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। फिर आ जाइए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने स्वदेशी स्टीम, ये आया है क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस में, जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं आप मूल्यांकन कर लो, ये परीक्षाओं में आए थे, आप होते तो पता होते या नहीं पता होते। ठीक है, अब आप एक बार इसको लगाइएगा बिना मतलब जो है आप अपने आप आंसर लगा के चलिएगा, मेरा आंसर बाद में सुनिएगा। ठीक, आप अपने आप देखो लगा पाते हो कि नहीं लगा पाते, बाद में वीडियो देखना तो अपना मूल्यांकन करना 240 में दोबारा कितना लगा पा रहे हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की थी? चिदम्बरम पिल्लई ने। याद रखेगा, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी क्वेश्चन आया है यूपी ट्रिपल एस में। ठीक है, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना किसने की थी? चिदम्बरम पिल्लई ने। फिर गदर आंदोलन की पहली पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? मैंने पढ़ा था, ये भी क्वेश्चन आया था। कौन है? उर्दू भाषा में। पहली पत्रिका किसमें प्रकाशित हुई थी? उर्दू भाषा में। और कौन कौन भाषाओं में प्रकाशित हो रही थी? हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती। तमिल थी कि नहीं थी? मराठी थी कि नहीं थी? और देखिए, उर्दू हो गया, अंग्रेजी हो गया, हिंदी था, हिंदी भी हो गया, मराठी भी हो गया, और कौन हो गया? गुजराती भी था। क्लियर, इन भाषाओं में छपी थी और फारसी भाषा में बाद में छपी थी, लेकिन पहला अंक किसमें आया था? उर्दू में। याद रखिएगा। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? बहुत पूछा आता है, हरदयाल। याद रखिएगा, गदर आंदोलन कब शुरू हुआ? गदर आंदोलन 1913। क्लियर, 1913। फिर आइए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन का राष्ट्रगान लिखा? किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? बांग्लादेश से भी क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? क्रांतिकारी नेता नहीं थे। चंद्रशेखर थे, सूर्यसेन थे, भगत सिंह थे, कौन नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले। बच्चों, इन्होंने इंडियन सर्वेंट जो है ग्रुप बनाया था, उसको कब बनाया था? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी से कहते हो। कब बनाया था सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी? 1905। गांधी जी के गुरु का नाम कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। इनके गुरु का नाम क्या था? महादेव गोविंद रानाडे। अगला, ब्रिटिश भारत की सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के लिए, ब्रिटिश भारत की सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के लिए निर्णय की घोषणा कब की? भाई याद रखिएगा, इसमें उन्होंने पूछा क्या है? लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की? 19 जुलाई। बच्चे कहाँ से आ गया आपका? 16 अक्टूबर 1905। बच्चे 16 जुलाई 1905 को तो घोषणा की थी, लेकिन लागू करने की कब बात की गई?
16 अक्टूबर 1905। और स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1905। देखो इसने कहा है क्या, लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? मतलब अब देखो इसमें कंफ्यूजन कर दिया है, जब इन्होंने 16 जुलाई लिखा नहीं है, और 16 जुलाई को क्या लिया गया था? निर्णय लिया था। करजन ने बताया था कि बंगाल के क्या होना चाहिए? विभाजन। फाइनली शुरू कब हो गया था? 16 अक्टूबर 1905, ठीक है। और जो कहा जाए कि 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन क्या होता? स्टार्ट हुआ। ज्यादातर आंदोलन अगस्त में ही स्टार्ट हुआ, चाहे भारत छोड़ो हो, चाहे स्वदेशी आंदोलन हो, और चाहे कौन हो, असहयोग आंदोलन, सब किसमें स्टार्ट हुए? अगस्त में। आइए उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। रेलवे का शुभारंभ कौन कर रहा है? लॉर्ड डलहौजी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? ये भी याद रखेगा, लॉर्ड कर्जन। किसके समय? याद रखेगा, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। स्मारकों का संरक्षण किस आर्टिकल में बताया गया है भारतीय संविधान के? 49 में। किसने बताया गया है? 49। फिर आइए, व्यक्तिगत का सिद्धांत मतलब हड़पने का सिद्धांत किस राज्य पर 1852 में लागू हुआ? देखो इतना अच्छा क्वेश्चन। हड़प नीति चली थी, उसमें जयपुर, संभल, उदयपुर, बघाट, झांसी, करौली ये सब शामिल किए गए थे। तो उसने पूछ लिया दूसरा राज्य कौन था भैया? दूसरा राज्य कौन था? उदयपुर था। 1852 में किसे शामिल किया गया था? लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उदयपुर शामिल किया। 1852 में कौन शामिल किया गया? उदयपुर। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत परिसर में हुई थी। ये स्थित है बच्चों कहाँ? याद रखिएगा, उस समय जो वायसराय कौन था? डफरिन था। कौन था? डफरिन था। क्लियर। होना था पुणे में, लेकिन वहां प्लेग फैला था, तो कहाँ विजिट कराया गया था? बम्बई में। इसके पहले अध्यक्ष बच्चों कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद व्योमेश चंद्र बनर्जी, सॉरी कौन बने थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और जो कहा जाए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वो संविधान सभा के बने थे। किसके बने थे? ठीक। फिर आइए, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश रेजिमेंट की रिपोर्ट पर फरवरी 1856 में अवध का विलय हुआ? याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। कर्नल आउट्रम। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है किस ब्रिटिश रेजिमेंट की रिपोर्ट पर फरवरी 1856 में किसका विलय कर लिया गया? अवध का। किसके रिपोर्ट पर? कर्नल आउट्रम। याद रखिएगा। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? पहले ब्राउन बेस राइफल चल रही थी। दिसंबर 1856 में कौन सी राइफल बनाई गई? न्यू इनफील्ड या इनफील्ड राइफल। उसमें जो कारतूस प्रयोग हो रही थी, इसमें गाय और सुअर की चर्बी लग रही थी, तो कौन सी राइफल पर आपत्ति दर्ज की गई? इनफील्ड। कौन सी? इनफील्ड। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? याद रखिएगा, ये सब डेट पास दिया, ये क्वेश्चन आया था। याद रखिएगा, 10 मई 1857। याद रखिएगा, 10 मई 1857। फिर वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? जानी गए होंगे, कौन थे? नाना साहब। और इनके जो कमांडर इन चीफ थे वो कौन थे? तात्या टोपे, कमांडर इन चीफ। और इनके सलाहकार कौन थे? अजीमुल्ला खान। सलाहकार कौन थे? अजीमुल्ला खान। क्लियर। फिर जाइए, गांधी जी ने 1904 में डरबन के बाहर नामक बस्ती में एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। याद रखेगा, फिनिक्स। कौन था? फिनिक्स। गांधी से जुड़ा कौन है? फिनिक्स। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का होना, करतार सिंह, कामागाटा मारू घटना और लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। अच्छा देखिए, गदर पार्टी का जो मेन कारण है कौन है? कामागाटा मारू की घटना है। याद रखेगा, ये जापानी जहाज का नाम है। ये घटना हुई कब थी? 1900 कब हुई थी? बताइए, 1900 कब हुई थी? 13 में हुई थी। कब हुई थी? 13। फिर आइए, वर्ष 1915-16 में किसके नेतृत्व में होम रूल लीग शुरू हुई थी? होम रूल लीग जानते हो? 2 होम रूल लीग बनी थी। एक अप्रैल 1916 में बनी, और एक बच्चों सितंबर 1916 में बनी। तो सितंबर 1916 वाली किसकी थी? एनी बेसेंट। और अप्रैल 1916 वाली कौन थी? लोकमान्य। किसकी है? लोकमान्य। क्लियर। याद रखेगा। और देखिए, हाँ जा सकते। हाँ आइए, एनी बेसेंट की पुस्तक कौन है? न्यू इंडिया। याद रखेगा, कॉमनवेल्थ और कौन है? न्यू इंडिया। और इनकी जो है लोकमान्य तिलक की कौन पुस्तक है? केसरी और मराठा। फिर आ जाइए, वर्ष 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? जानते हो कौन होगा? बाल गंगाधर तिलक।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? याद रखेगा, इस क्वेश्चन आते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। और याद रखेगा, किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा कौन दे रहा? शंकरन नायर। याद रखेगा। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्यों था? ये इसके पहले कौन आया था? रोलेक्ट एक्ट आया था। कौन आया था? रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट ये कब आया था? मार्च 1900 ठीक है, मार्च 1919 में। कब आया था? मार्च 1919 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड का तारीख याद रखेगा, 13 अप्रैल 1919। कब क्यों हुआ था? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक की क्या हुई थी? गिरफ्तारी हुई थी। इसी का विरोध दर्ज करने के लिए जलियांवाला बाग में सब इकट्ठा हुए थे। अमृतसर में पड़ता था और इसमें गोली चलाने का आदेश दिया था किसने? जनरल रेजिनाल्ड डायर ने। किसने? जनरल रेजिनाल्ड डायर ने। और उसमें पंजाब का पूरा लेफ्टिनेंट कौन था? पूरा गवर्नर कौन था? पंजाब का गवर्नर कौन था? माइकल ओ डायर। और माइकल ओ डायर को बाद में किसने मारा जाके ब्रिटेन में जाके? माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर किसने मारा? ब्रिटेन में जाके 1840 में, 1940 में। किसने मारा? ऊधम सिंह ने। किसने मारा? इसे क्रांतिकारी घटना से समझिए। रोलेक्ट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें ना अपील, न दलील, न वकील की व्यवस्था थी। मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करने वाला एक कानून बनाया गया था। अब रोलेक्ट एक्ट जब आया तो उसका विरोध बड़े स्तर पर हुआ। गांधी जी ने अखिल भारतीय स्तर पर पहला आंदोलन किसके खिलाफ चलाया? रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध। 10 अप्रैल को किसकी गिरफ्तारी हो रही? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक की। और सीधे सीधे 13 अप्रैल को उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग सब इकट्ठा हो रहे हैं। और अमृतसर का उस समय अधिकारी कौन था? माइकल रेजिनाल्ड डायर। माइकल रेजिनाल्ड डायर। और उसने क्या? गोली चलाने का आदेश दिया। बताया था 1000 से ऊपर लोग मारे गए थे। तो ये घटना हुई। उसके बाद उस समय का पूरे पंजाब का कौन था? माइकल ओ डायर। और माइकल ओ डायर को बाद में कौन गोली मारने गया? 1940 में ऊधम सिंह। ये समझ में आया घटना? क्लियर। अब आइए, एक रिपोर्ट बनी थी तो पूछा था हंटर रिपोर्ट। पूछा था हंटर रिपोर्ट किस कांड की जांच के लिए बनी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्लियर। और उसमें कौन उसके अध्यक्ष थे? हंटर ही। कौन थे? हंटर। उसमें भारतीय कौन कौन शामिल था? सुल्तान एक अहमद थे, उनका नाम सुल्तान अहमद थे। पंडित जगन नारायण थे। और एक नाम आता है, बताइए, कोई बताएगा? 3 नाम है उसमें। चिमन शीतलवाड़ थे। ठीक है, तो यार शीतलवाड़ हो गए, पंडित जगन नारायण हो गए, और कौन हो गया? तीसरा नाम मैं बता रहा हूँ, सुल्तान अहमद। देखिए पूरी घटना सीक्वेंस दिमाग में रखिए। सबसे पहले रोलेक्ट एक्ट है, उसका विरोध हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड से नाराज होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी कौन सी उपाधि? नाइट की वापस कर दी। और शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया। इतना कांड हुआ। अब इसकी जांच करने के लिए हंटर आयोग बना। हंटर आयोग में जो है हंटर इसके चीफ थे। इसने निष्पक्ष जांच की नहीं। उसमें 3 भारतीय भी शामिल थे और चिमनलाल शीतलवाड़, और एक आपके पंडित जगन नारायण है, और कौन है? सुल्तान अहमद है। ठीक है। और इसके विरुद्ध एक और समिति बनी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड पे, कांग्रेस ने बनाई थी। वो किसके अध्यक्षता में बनी? मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन आता है कई बार। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सब में आते हैं। अब आइए अगला। अब आइए, गांधी जी यहाँ देखिएगा और ये सब देखिएगा, उनको कायदे देखिएगा। खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे क्या कारण था? मतलब खिलाफत मुद्दा गांधी जी उठा रहे थे। अब समझिए, एक खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था खिलाफत? 1919 में। शुरू क्यों हुआ था? प्रथम युद्ध में तुर्की ने किसका साथ दिया था? जर्मनी का। और जर्मनी किसके विरोध में था? ब्रिटेन के। प्रथम युद्ध हार गए। अब तुर्की पर कौन सैंक्शन लगाएगा? ब्रिटेन। ब्रिटेन ने तुर्की को विभाजित कर दिया और कहा तुम्हारे खलीफा के पद की मैं क्या करता हूँ? समाप्ति। अब खलीफा का पद समाप्त हुआ। मुस्लिम सारे किस में आ गए? विरोध में। अब जब मुस्लिम विरोध में आए तो गांधी जी ने उन मुस्लिमों का विरोध अंग्रेजों के खिलाफ है उसको फायदा उठाया। और किस ये जो आंदोलन चला रहे थे मुस्लिम अंग्रेजों के विरुद्ध, कौन? खिलाफत। तो गांधी ने खिलाफत आंदोलन को किसके साथ ले लिया? असहयोग आंदोलन के साथ। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए, अब खिलाफत मुद्दे को उठाने में के खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय पीछे मुख्य कारण था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। ईसाइयों मुसलमानों, हिंदू ईसाइयों नहीं हो में से कोई नहीं। कौन? हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता लाने के लिए। फिर आइए, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? याद रखिए कब? ये भी क्वेश्चन आया है। 1 अगस्त 1920। क्वेश्चन आता है कौन सा जो राष्ट्रवादी नेता था जिसकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए आंदोलन नहीं देख पाया था? बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा ये भी। फिर आता है मामला
अब एक और चीज याद रखिए, क्वेश्चन पुलिस में आ चुका है, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों वापस लिया था? चौरी चौरा घटनाकांड। और चौरी चौरा घटना कब हुई थी? देख लेगा बच्चों, लाइट से चली गई है क्या? ठीक है अभी। हाँ, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? याद रखिएगा, ये सब पूछा जाता है। चौरी चौरा घटना 4 फरवरी, ठीक है, 4 फरवरी जो है 1922। याद रखिएगा, चौरा चोरी कहाँ है? गोरखपुर में। क्लियर? जो गुस्साए ग्रामीणों ने थाने में आग लगा दी, लगभग 22 पुलिसकर्मी उसमें मारे गए थे। फिर गांधी जी ने इतनी भीषण हिंसा देखी तो असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया? वापस ले लिया। वापस लिया बच्चों कौन से प्रस्ताव द्वारा? बारदौली प्रस्ताव। क्वेश्चन आता है बारदौली प्रस्ताव किसने पास किया था? प्रस्तुत किया गांधी जी ने। कब बारदौली प्रस्ताव आया? 12 फरवरी 1922। समझना, असहयोग आंदोलन हो रहा है, क्लाइमेक्स पे चल रहा है। सुनना स्टार्ट कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को। गांधी जी इसमें नेतृत्व करता है। होता क्या है? 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक गांव में कुछ ग्रामीणों ने थाने में आग लगा दी। जो बाहर पुलिस बेचारे गया, वो लोग खुद ही आक्रामक गांव के ऊपर अटैक कर रहे थे। कुछ निकले भागने के सिपाही, उनको भी पकड़ के फिर उसमें डाल दिया, जिंदा जला दिया सबको। तो एक भीषण घटना हुई। गांधी ने कहा कि ये आंदोलन तो बहुत हिंसात्मक हो गया है, इसीलिए गांधी जी बारदौली में कौन सा प्रस्ताव लेके आए? बारदौली प्रस्ताव। और ये कब लेके आए? 12 फरवरी 1922। इस माध्यम से गांधी जी ने क्या कर लिया? असहयोग आंदोलन को वापस लिया। क्लियर? फिर आइए 1917 का सत्याग्रह। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। क्वेश्चन आता है 1917 में कौन? चंपारण। याद रखिएगा, गांधी का चंपारण आंदोलन कब आया? 1917। ठीक है, फिर आइए, फिर दूसरा ये भी कब आया था? 1900। खेड़ा याद रखिएगा 18। चंपारण बिहार में। खेड़ा कहाँ है? गुजरात में। भी पूछ सकता है। चंपारण कब आया? 1917। और ये कब? 1917। भारत छोड़ो कब आया? 1942। क्लियर? और उन्होंने क्या लिखा? नागरिक अवज्ञा या सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा कब आया? 1930। गांधी जी का एक आंदोलन याद रखिएगा, बिल्कुल पिरो के रखिएगा दिमाग में, कहीं है वो तो कम से कम ना गलत हो। कई बार आता है, कहीं दांडी मार्च पूछाता है, कहीं सविनय अवज्ञा पूछाता है, कहीं चंपारण पूछाता है, कहीं खेड़ा पूछाता है। पूछते एग्जाम में असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? अभी मैंने लिखा था फरवरी 1922, बारदौली प्रस्ताव द्वारा। क्लियर? फिर आइए, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? अच्छा, 3 फरवरी, ठीक है, 1928 को साइमन कमीशन सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? बम्बई। ये भी आ जाए, कहाँ पहुंचा? अपने। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें सभी लोग क्या हैं? अंग्रेज हैं, कोई भारतीय शामिल नहीं है। ठीक है, साइमन और क्लीमेंट एटली दोनों लोग संयुक्त रूप से इसके क्या शुरू में थे? अध्यक्ष थे। इसको और एक नाम से जाना है, भारतीय विधिक आयोग। किस नाम से जाना है? भारतीय विधिक आयोग। क्लियर? बहुत बार साइमन कमीशन आया है। और साइमन कमीशन की सबसे इंपॉर्टेंट एक बात क्या है, जब ये आया तो इसका विरोध क्यों हुआ? एक तो सब इसमें क्या थे? गोरे लोग थे, मतलब कोई भारतीय नहीं था। दूसरा, इनकी नीतियां बहुत गलत थी इसमें, कि भारत को उत्तरदायी शासन देने के मूड में लोग नहीं थे। भारत कह रहे थे हमें उत्तरदायी शासन चाहिए। अब आइए, इसका विरोध कहाँ? 3 फरवरी 1928। कहाँ? बम्बई। बना कब था? नवंबर 1927 को ब्रिटेन में बना था। बना कब था? क्वेश्चन है, साइमन कमीशन कब बना था? ब्रिटेन में बना 1927। फिर आता है, इसमें साइमन कमीशन गो बैक का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय। किसने दिया था? और लाला लाजपत राय लाहौर में इसका बहुत कड़ा विरोध कर रहे थे। वहां पर लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करवा दी गई, जिसके कारण लाला लाजपत राय की क्या हो गई? बाद में मृत्यु हो गई। एक सेंटेंस उन्होंने कहा था, मेरे सर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश ताबूत के लिए अंतिम कील क्या होगी? साबित होगी। जब ताबूत बंद कर दोगे, अंतिम कील लगाओगे। ये कौन बता रहा है? लाला लाजपत राय। ये एक सेंटेंस आता है तो आप लगाओगे किसको टिक? लाला लाजपत राय। फिर आइए, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया? पाकिस्तान शुरू में मांग कर रही थी कि हमको एक अलग से देश, अलग संविधान मिले, अमान्य कर दिया। किसने किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्रिप्स मिशन, बेबल योजना, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन प्लान। किसने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया? क्वेश्चन आया हुआ है। किसने अमान्य किया बच्चों? कैबिनेट मिशन ने। किसने किया? अब आइए, भारतीय संविधान किस मिशन की सिफारिश पर बनाया गया है? कैबिनेट मिशन। मार्च में आया था और इसने एक्टिव हो गया जुलाई 1946। कब आया था कैबिनेट मिशन भारत में? याद रखिएगा 46 में रखिएगा, 1946। ठीक है, फिर आइए अगला, चौरा चोरी घटना कब हुई थी? अभी मैंने बताया था। अब देखो, इन्होंने 4 फरवरी, जैसे वाले काउंसिल में 4 फरवरी नहीं है तो किसको मान लोगे? कि रात बिरात हो रहा है, इधर 4 का है, उधर टाइम 5 हो जाएगा। तो रात बिरात जब होगा तो खुद लुटाई रातें में हुई थी। वहां पे आ रही थी, कहाँ से ट्रेन? सहारनपुर साइड, वहां से आ रही थी। चौरी चौरा आपके पड़ता है लखनऊ के आसपास। जब आओ जाओगे चौरी चौरा गए होगे? नहीं, हम तो गए हैं।
वहाँ सॉरी काकोरी पड़ता, काकोरी कार्ड समझिएगा, काकोरी घटना समझिएगा। काकोरी भी पूछा था, काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? 1925। किस तारीख को हुआ याद है? 9 अगस्त। उसको भी एक समय देख लेंगे। सहारनपुर से ट्रेन कहाँ रही थी? मतलब जो आपके लखनऊ जा रही थी, और कहाँ पड़ रहा था स्थान? काकोरी। और क्वेश्चन भी आएगा उस पर काकोरी पर। तो काकोरी घटना हुई, उसमें जो मेन में रोल में थे चंद्रशेखर आजाद थे, अशफाक उल्लाह खां थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, ये लोग थे। क्लियर? क्वेश्चन आता है काकोरी घटना को अंजाम देने में किस संगठन ने भाग लिया? कई बार क्वेश्चन आ चुका है। कौन है? HRA। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आया है HRA। ये लोग है ना, बिस्मिल खां है, या जो है कौन है? अशफाक उल्लाह खां है, राम प्रसाद बिस्मिल है, रोशन सिंह है, चंद्रशेखर आजाद हैं, राजेंद्र लाहिड़ी हैं। ये किस ग्रुप के हैं? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के हैं। ठीक है, याद रखेगा। उसने ही इस घटना को क्या दिया था? अंजाम। क्लियर? फिर आइए अगला देखते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं चौरी चौरा घटना भी हो गई। फिर पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आया है क्वेश्चन। कौन है प्रथम? हसरत मोहानी। कौन है? याद लगान लिखना, कौन है? हसरत मोहानी। कौन है? हसरत मोहानी। फिर आइए, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च बॉम्बे में एक खिलाफ समिति का गठन किया गया। बताइए खिलाफ समिति का गठन कब किया गया? अभी मैं बता रहा था 1919। अभी तो बताया था खिलाफ कब हुआ खिलाफत का गठन? 1919। देखो सारे जो क्वेश्चन हमने रखे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा थे तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो सारे डाल दिए यहाँ पे। ये सब पूछे गए क्वेश्चन। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? मतलब इसमें केवल पुरुष ही भाग न ले, महिलाएं वगैरह भी भाग लें। ये क्वेश्चन आया है, तभी हमने रखा है। कमला देवी चट्टोपाध्याय, यार किसने ये कहा था पुरुषों तक न सीमित रखा जाए? कमला देवी चट्टोपाध्याय। फिर आइए, गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? ये बहुत बार डेट आती है, 12 मार्च 1930। और गांधी जी दांडी पहुंच कब गए थे? 6 अप्रैल 1930। और यही गांधी जी पहुंचकर कौन सा आंदोलन चला दिए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन चला दिए थे। कौन चला दिए? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्लियर बच्चों? आइए अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा कब चलाया गया है? 1932 में। क्वेश्चन आ जाए, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1932। उसे वापस कब ले लिया गया था? 1934। समझ रहा हूँ सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में थोड़ा समझिए। अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स बढ़ा दिया, गांधी जी ने इसका विरोध किया। किस माध्यम से किया? एक दांडी मार्च यात्रा निकाली। दांडी मार्च यात्रा नाम दांडी मार्च है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से की गांधी जी ने? साबरमती आश्रम से। कहाँ से की? साबरमती आश्रम से। और साबरमती आश्रम से स्टार्टिंग की कहाँ से? जो है कब, किस तारीख से? 12 मार्च 1930। गांधी जी गांव पड़ता है दांडी। दांडी में गांधी जी पहुंच गए कब? 6 अप्रैल 1930। ठीक है, फिर आ जाइए, गांधी जी ने वहां नमक कानून तोड़ दिया। क्लियर? 79 समर्थकों के साथ गांधी जी निकले थे। फिर क्या होता है, वहीं से गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू कर दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। जब यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया, चलता रहा। फिर हुआ क्या? 1931 में कौन सी तारीख थी? 5 मार्च। कब? 5 मार्च, याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हो रहा है। कौन है? गांधी इरविन समझौता। और गांधी इरविन समझौता में क्या निष्कर्ष निकला? देखिए 2 निष्कर्ष निकले। समझौता हुआ, एक निकला गांधी जी से आंदोलन को वापस ले लें, और एक निकला द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो होगा, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी लंदन में, उसमें गांधी जी क्या ले लें? भाग ले लें। तो याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स। गांधी जी भाग किस सम्मेलन में गांधी ने भाग लिया? द्वितीय वाले में। ठीक है, सेकंड वाले में। गांधी जी ने इसे वापस कब लिया था प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन को? 1931। क्लियर? 5 मार्च 1931। फिर आइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगस्त कथन के विरुद्ध, गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपाय, नमक कर के विरुद्ध। अभी मैंने कहा था किसके विरुद्ध? नमक कर के विरुद्ध। फिर 1930 में महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था लोगों में पूर्ण स्वराज प्रतिज्ञा लेने के लिए, कह रहे हैं तो ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम, नमक कानून तोड़ने के लिए कौन? दांडी मार्च। और नमक कानून तोड़ने के दांडी मार्च। फिर आ जाइए, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। देखिए सुभाष चंद्र बोस 1938 में, 1938 और 1939 में, ये अधिवेशन है कौन है? हरिपुरा। ठीक है, और ये कौन सा है? त्रिपुरी। तो याद रखिएगा त्रिपुरी।
हरिपुरा बच्चे याद रखे गुजरात में, कहाँ पे है? गुजरात में। त्रिपुरी कहाँ पर है? MP में। पूछा आता है। इसमें भी 39 लिखना, 1939। अब आइए, इसमें जो है जीत गए थे, अध्यक्ष बने, लेकिन इसमें फिर सुभाष चंद्र निर्विरोध जीत गए। तो गांधी जी के जो समर्थक थे, निर्विरोध नहीं जीते, गांधी जी के समर्थक थे पट्टाभी सीतारमैया, उनको इन्होंने क्या किया? हरा दिया। किसने हरा दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। अब जब हरा दिया, गांधी जी से चिढ़ गए, तो इन्होंने अपना इस्तीफा पद का दे दिया था। और कौन अध्यक्ष बन गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बना? तो याद रखोगे कि 1938 का हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बना? सुभाष चंद्र बोस। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हरा दिया? पट्टाभी सीतारमैया, गांधी समर्थित। फिर पूछा जाए अंतोगत्वा कौन सा 1939 में अध्यक्ष बना कांग्रेस का? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? इतनी घटना है। तो सुभाष चंद्र बोस किस में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? किसको टिक मारे? 1938 हरिपुरा अधिवेशन। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया था? भाग लिया था। फिर आइए, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद पर का प्रस्ताव किसे दिया गया? अभी मैंने पढ़ा है। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी यही तो बनेंगे उनके बाद। कौन बन रहा है? डॉक्टर राजेंद्र। पट्टाभी सीतारमैया नहीं लगाना चाहूँ। पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसने गढ़ा था? याद रखिएगा, किसने गढ़ा था पाकिस्तान नाम सबसे पहले? चौधरी रहमत अली। और जो कहा जाए ये नाम गढ़ा, विचार किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल। पाकिस्तान शब्द एक मुस्लिम देश अलग बने, तो ये नाम जो है दिया पाकिस्तान, तो रहमत अली। विचार किसने दिया एक अलग से देश पाकिस्तान में? मोहम्मद इकबाल। और जो कहा जाए पाकिस्तान की जो है घोषणा किसने एक अलग देश के रूप में कर दी? कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। क्लियर? तीनों बार रहमत अली, फिर मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना। फिर आइए, भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? याद रखिएगा, कब हुआ था? 1942। अब सुनिए, एक क्रिप्स मिशन आया था, ये भारत में आया, तो भारतीयों ने मांग की थी, बहुत सारी मांगे थी। भारतीयों की मांग थी पूर्ण स्वतंत्रता की। इसने कहा डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, मतलब आपका शासन मतलब हमारा ही रहेगा, लेकिन आप लोगों को उसमें हिस्सेदारी मिलेगी। तो भारतीयों ने इस तरीके के इनके प्रस्ताव को क्या कर दिया? ठुकरा दिया। और भारत छोड़ो आंदोलन भी चला। वो किस कारण था भारत छोड़ो आंदोलन? क्रिप्स मिशन की असफलता। कौन सा आंदोलन चला इसके बाद? मतलब कुछ ही दिनों बाद, क्रिप्स मिशन 1942 में है, उससे कुछ ही दिनों बाद कौन आंदोलन चल पड़ा? भारत छोड़ो आंदोलन। ये कह रहा था कि हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। भारतीय कहते हैं हमें क्या चाहिए? पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, पूर्ण मतलब जो स्वतंत्रता वाला देश चाहिए। फिर आइए, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में प्रारंभ किया गया एक आंदोलन था। किस सत्र में प्रारंभ किया एक आंदोलन था? बताइए। सूरत, बम्बई, भोपाल, उज्जैन। कौन है? बम्बई। बम्बई के ग्वालियर ट्रेन से कौन शुरू हो गया था आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। और वो कलकत्ता के टाउन हॉल से कौन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। याद रखेगा। मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग वर्ष में की गई। मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग किस वर्ष में की गई? 1904। याद रखेगा, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र का आयोजन हुआ था 1904 में। वहां पर क्या की गई? पाकिस्तान की मांग की गई। क्लियर? करो या मरो कराना कई बार एग्जाम में आ चुका है। किस आंदोलन में गांधी ने दिया था? किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। किस आंदोलन में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी के 3 नारे बहुत याद रखेगा। एक गांधी जी कह रहे करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन में। 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य की प्राप्ति, गांधी जी कहते हैं सविनय असहयोग आंदोलन। किसमें कहते हैं? असहयोग आंदोलन। 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य की प्राप्ति किसमें गांधी जी कहते हैं? असहयोग आंदोलन। और एक और, मैं शक्ति और अपने अधिकार या कह लीजिए शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व से सहानुभूति की कामना करता हूँ। कहीं भी इस तरीके से सेंटेंस सहानुभूति की कामना वाली बात हो तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 3 आंदोलन हो गए। असहयोग आंदोलन, 1 वर्ष के भीतर स्वराज, फिर सविनय अवज्ञा, मैं सहानुभूति विश्व की चाहता हूँ, और तीसरा कौन? भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो। या फिर आजादी का प्रयास में क्या हो? दिला के रहो आजादी, या फिर आजादी अब दिला कर ही रहो, या फिर आजादी के प्रयास में क्या हो जाओ? दिवंगत हो जाओ। इसका मतलब यही था, करो या मरो। तुम्हारे लिए भी करो या, आगे मैं नहीं कहूँगा। ठीक है। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? कब शुरू किया था? 1942 में। किस तारीख को? 8 अगस्त 1942। और 9 अगस्त को गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे। ठीक है। और गिरफ्तार होकर कहाँ पे जेल में रखा गया था? आगा खान पैलेस। अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी और उनकी मित्र थी सरोजिनी नायडू। क्लियर? अब जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई? याद रखेगा। एक अब आइए बात तीनों की बात करते हैं। अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार याद रखेगा। अंतरिम सरकार में
ये घोषणा कब जवाहरलाल नेहरू ने की इसकी? 24 अगस्त 1946। और ये गठन इसका कब हुआ? ये पूछा गया कई बार क्वेश्चन। 2 सितंबर 1946। और मुस्लिम लीग इसमें शामिल कब हुई? 24 अक्टूबर 1946। याद रखिएगा, तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें कोई है 24 अक्टूबर, तो 24 अक्टूबर 1946 में कौन शामिल हो गया? मुस्लिम लीग। फिर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? कैबिनेट मिशन प्लान, बेबल योजना, साइमन कमीशन रिपोर्ट, क्रिप्स मिशन की विफलता में चलाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है बच्चों? देखिए, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्याग्रह है, लेकिन व्यवसाय नहीं। आत्मनियंत्रण गांधी जी कहते थे, उसी को कह दिया गया क्या? ब्रह्मचर्य। अहिंसा गांधी जी कहते थे कि जो है किसी प्रकार को मन से, मतलब किसी प्रकार का बोल के, कर्म द्वारा इस तरीके से किसी को दर्द नहीं देना है, तो अहिंसा हो गया। फिर गांधी का सत्याग्रह कहता था किसी को जो है लड़के नहीं जीतना है, बल्कि उसका हृदय को जीत लेना है और अपने अनुसार कार्य करा लेना है। क्लियर? निम्न में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सिराज गोपालाचारी। किसने घोषणा की थी 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? 30 जून 1948 को। वैसे देखिए, स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला है क्लीमेंट एटली। जो भारत आजाद हुआ था उसमें प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के? क्लीमेंट एटली। इन्होंने ही घोषणा की थी भारत की आजादी की। तो उन्होंने कहा 30 जून 1948 तक कर दिया जाएगा, लेकिन भारतीय मान नहीं रहे थे। कब कर दिया गया? 15 अगस्त 1947 को। क्लियर? वर्ष 1947 की माउंटबेटन योजना के अंतर्गत के लोगों को पाकिस्तान या भारत में शामिल होने की इच्छा को जनमत के द्वारा निश्चित करने का अधिकार दिया गया। याद गया, 1947 की माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कहाँ के लोगों को पाकिस्तान या भारत में शामिल होने की इच्छा के लिए जनमत वाला अधिकार दिया गया? कहाँ दिया गया? आपका ये कौन है? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट प्रोविजन, मतलब उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और असम का सिलहट जिला। फिर आइए, जुलाई 1947 में जब ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए स्वतंत्रता विधेयक पारित किया गया, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। वर्ष 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था, भारत का वायसराय कौन था? जो है लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। निम्नलिखित नेताओं में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का संस्थापक सदस्य नहीं था? ठीक है, बदरुद्दीन तैयबजी। ये तो जो है अलग ही कांग्रेस के नेता रहे थे, ये नहीं थे। फिर आइए, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? और रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग बनाई थी, किस संगठन का एक भाग था या अग्रदूत था? भारतीय राष्ट्रीय फोर्स, इंडियन नेशनल आर्मी कही जाती थी। इंडियन नेशनल आर्मी का हिस्सा कौन था? भारतीय स्वतंत्रता लीग। क्लियर? और 100 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना है। इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी को किससे मिलाओगे? सुभाष चंद्र बोस, गदर पार्टी, लाला हरदयाल, और मित्र मेला बीडी सावरकर, और होम रूल एलिवेशन। कौन सा ऑप्शन बना? एक का दूसरा कौन है? एक का दूसरा, सी ऑप्शन। ठीक है, 100 तक क्वेश्चन हो गए हैं। क्षमता आगे है आप लोगों की नहीं? भी ये बंद करें आप, बताइए। यही तक रखें कि पूरा कवर कर दे, बताइए ऐसा बताओ। करे खत्म। चलिए, अब अगला हम लोग जो रुकेंगे आगे किस पे? 200 पे। किस पे रुकेंगे? 100 क्वेश्चन का टारगेट हो गया। ठीक है, रेस तभी वो जीतता है जब रेस में सब गिरने लगते हैं, तब वहां से वो रेस क्या करता है? शुरू करता है। समझ रहे हो? शुरुआत में सबके जुनून होता है, सब यस सर चलेगा। ठीक है, लास्ट में कौन यस सर तक दम रहती है। बात तो इस बात की है ना। चलिए, कहाँ पे? इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? कौन सा संगठन काकोरी के षड्यंत्र के शामिल था? हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन। याद रखिएगा, इसकी स्थापना बच्चों कब हुई थी? 1924 में। इसी ने 1925 में कौन सी घटना को अंजाम दिया था? काकोरी ट्रेन एक्शन। क्लियर? अब आइए, इसमें नाम याद रखेगा। एक नाम है रोशन सिंह, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं,
राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं। और जो है एक और नाम आता है अशफाक उल्लाह खान, अशफाक उल्लाह खान, अशफाक उल्लाह खान, अशफाक उल्लाह खान। एक और नाम आता है राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है। और एक और नाम आता है चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। क्वेश्चन अब देखिए क्या बनते हैं आजाद। देखिए रोशन सिंह, इनको फांसी कहाँ दी गई थी? इलाहाबाद, सब फांसी पूछी जाती है लोगों की, ठीक है, इलाहाबाद, ठीक है। फिर आइए राम प्रसाद बिस्मिल, इनको फांसी दी गई थी गोरखपुर, कहाँ दी गई? गोरखपुर। राम लगा है तो राम का मतलब राम की नगरी, मतलब समझ लो राम की सरकार, मतलब योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ कहाँ से हैं? गोरखपुर। याद रखिए गोरखपुर से कौन है, मतलब फांसी के मामले में राम प्रसाद बिस्मिल, कंफ्यूज। और रोशन करने नाम आप कहाँ जाते हो? इलाहाबाद या प्रयागराज, तो किसको फांसी हुई वहां पे? नाम से कुछ मतलब ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट है। फिर अशफाक उल्लाह खान, मुस्लिम नाम है तो कहाँ पे? फैजाबाद, नहीं बनता है फैजाबाद, हालांकि इसका नाम जो है अयोध्या हो गया है, फैजाबाद याद रखिएगा, ठीक है। और फिर राजेंद्र लाहिड़ी, हिड़ी है ना, तो गोंडा, कौन है? गोंडा में किसको हुई थी? राजेंद्र लाहिड़ी को। दिमाग में बनाओ, कंफ्यूजन ना हो पाए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है। फिर चंद्रशेखर आजाद, ये बच निकले थे, एक ऐसे मात्र क्रांतिकारी नेता हैं जो कभी अंग्रेजों के हाथों नहीं लगे, ठीक है, ये भगवान के हाथों सीधे लगे, क्लियर। फिर आ जाइए, अब मामला क्या है? अब देखिए ये सब लोगों का नाम याद रखे। क्वेश्चन ये भी आया है कि कौन सा काकोरी कांड में व्यक्ति बच निकला था, तो कौन? चंद्रशेखर आजाद, या इनमें से किसको फांसी हुई थी? ये लोग। ये किसके संगठन के थे? HRA। इनके पास धन पड़ रहा था कम, संगठन को चलाने के लिए लोग चाहिए और क्या चाहिए? धन चाहिए। धन जब कम पड़ रहा था तो कहाँ से लुटाई की? ब्रिटिशर से की। ब्रिटिशर्स हमारा ही लूट रहे थे, तुम अपना अधिकार तो मांगेंगे। तो ट्रेन को लोगों ने कहाँ पर रोका और उठा, मारने का इनका प्लान नहीं था, लेकिन वो मान नहीं था, गोली फिर चली जाती है जो जुनून में सब क्रांतिकारियों द्वारा हर जगह चलिए, तो वहां भी चलिए, ठीक है। फिर आइए 18 फरवरी 1930 को चिट्टग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व ने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डंपारा में स्थित पुलिस बल शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। तो कौन था इसमें? गणेश घोष थे। कौन थे? गणेश घोष। आइए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था? बच्चों कौन निकाला था? केसरी। केसरी किसमें था बताइए? मराठा में। और एक मराठा निकाला था पत्रिका, वो किसमें थी? किसमें थी? अंग्रेजी। क्लियर, याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक का पूछा बहुत जाता है, ठीक है, ये मामला है। और बाल गंगाधर तिलक का क्या रहता है? होम रूल लीग आंदोलन रहता है, शुरू किया था। और बाल गंगाधर तिलक का क्या रहता है? जो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस को मिलाने में किसने भूमिका निभाई थी? बाल गंगाधर तिलक ने। सब याद रखेगा। निम्नलिखित, और शिवाजी उत्सव याद रखेगा, शिवाजी उत्सव उन्होंने कब शुरू किया था? गणेश उत्सव 1893 में। और 1895 में कौन सा उत्सव शुरू किया था? शिवाजी। याद रखेगा, दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव, गणेश जी पहले आते हैं, तो पहला कौन है? गणेश उत्सव 1893। शिवाजी उत्सव कब है? 1895। किसने शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक। आइए, निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? स्वतंत्र, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें कौन है स्वतंत्र के? मोतीलाल नेहरू है। इंडिपेंडेंट, वो वर्ड आता है इंडिपेंडेंट आता है, ठीक है। स्वतंत्र हिंदी लिखते कौन है? मोतीलाल नेहरू। फिर आ जाइए, वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक इसमें कौन है? BM मालावारी है। कौन है? वॉइस ऑफ इंडिया BM मालावारी। याद रखिएगा, क्वेश्चन आए हैं तभी मैंने इनको रखा है। दिसंबर 1900, मैं लिस्ट भेजूंगा इनकी, सबकी मैं लिस्ट भेजूंगा बाद में। बहुत सारे आपको याद करने होंगे, जितने भी कौन किसका लिख रहा है, बहुत सारे आते हैं। जैसे मान लिए नेशन किसने लिखा, इंडियन पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये सब किसने? अनपॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये कौन लिख रहा है? बहुत सारी पुस्तकों के नाम आएंगे, जो है संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, ये सबको पूछे जाते हैं, हरिलाल, ये सारे, ये हमें इसकी लिस्ट भेजूंगा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू का बहुत पूछा, डिस्कवरी इंडिया, ग्लिम्स हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, ठीक, मतलब विश्व की एक झलक, और हेराल्ड, ये किसके फेमस हैं? जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी के बहुत पूछे जाते हैं, जैसे नवजीवन, ठीक, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, हरिजन संघ, ये सब खूब पत्रिका, ये सब खूब पूछी जाती हैं, ठीक है, वो सब लिस्ट में मिलेगा आपको। दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, लखनऊ।
वर्ष 1987 में राष्ट्रीय समाज कांग्रेस, नेशनल सोशल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? मैंने जो पढ़ाया था जीएस क्लास में, एमजी राणे। यार रखिएगा 1887 में क्वेश्चन आया हुआ है। जो भी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसलिए मैंने रखा है। और कुछ क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट रखे जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। निम्न में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? फिनिक्स की थी, साबरमती की भी की थी, सेवा आश्रम की भी की थी, विश्व भारती की नहीं की थी। इसकी किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन कर रहे थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। क्लियर बच्चों। अगला, वर्ष 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बच्चे कई बार अच्छा क्वेश्चन आया, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के सीधा मतलब लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कौन करेगा? दादा भाई नौरोजी करेंगे। कब करेंगे? 1866 में करेंगे। याद रखिएगा 1866 में, कई बार पूछा गया है। फिर आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? यार के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रमेश चंद्र बनर्जी। देखो हिंदू है, ठीक है। फिर आ जाइए, उसके बाद कौन है? दादा भाई नौरोजी फारसी हैं। कौन है? फारसी दूसरे धर्म के हैं। फिर उसके बाद कौन है? तीसरे कौन है? मुस्लिम, बदरुद्दीन तैयबी। तो मुस्लिम के हिसाब से पहले है, वैसे कौन नंबर के थे? तीसरे, ठीक है, याद रखेगा। फिर उसके बाद यार जुले हैं, तो यूरोपी हैं, ठीक है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में किसकी अध्यक्षता की थी? बेलगांव। याद रखेगा, गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? एकमात्र बेलगांव। और बाल गंगाधर तिलक ने किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो जमींदारी स्थायी थी कि नहीं थी? महलवाड़ी भी थी, रैयतवाड़ी भी थी, कौन नहीं थी? ये वही कर सकता है जिसको तीनों क्या होते हैं पता हो। फिर भूदान आंदोलन कई बार पूछा गया बच्चों। भूदान आंदोलन किसने चलाया था? विनोबा भावे, ठीक है। निम्नलिखित में से एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें काउंट नहीं हुआ है, अलग से। अवध के कृषक आंदोलन का नेता कौन था? बच्चे अवध के कृषक आंदोलन का बाबा गांधी। 241 होगा, ये क्वेश्चन नहीं आ गया था। हार्ट मैकेंजी द्वारा महलवाड़ी व्यवस्था कब शुरू की गई? 1819, ठीक है। फिर अगला, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? सोशलिस्ट लग गया है, सोशलिस्ट। देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अलग था, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में। लेकिन हिंदुस्तान सोशलिस्ट वर्ड लग गया। कौन लग गया है? इसमें जुड़ गए थे भगत सिंह। तो इसकी कब स्थापना हुई थी? 1928। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924। क्लियर। फिर आ जाइए, हाँ, निम्न में से किस भू राजस्व निर्धारण से सर थॉमस मुनरो संबंधित थे? बच्चे अभी मैंने कहा था थॉमस मुनरो किस संबंधित थे? रैयतवाड़ी, ठीक है, रैयतवाड़ी। क्लियर। स्थायी बंदोबस्त से कार्यवालिस थे, रह गया। अच्छा, निम्नलिखित में से किसने उत्तर पश्चिम प्रांत में भू राजस्व की महलवाड़ी व्यवस्था की थी? महलवाड़ी कौन थे? हार्ट मैकेंजी। क्लियर। अगला, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं जो आता हो छोड़ दिया उन्होंने, सबके क्वेश्चन रखे, तभी तो इतने क्वेश्चन बन गए पूरी हिस्ट्री से। देखो ये हिस्सा ज्यादा था, जिसके क्वेश्चन ज्यादा है, वो हिस्सा कम है, उसके क्वेश्चन कम है, जैसे मिडवल है, एनसीएट है। आइए, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? दिल्ली चलो है, चलो दिल्ली। सुभाष चंद्र बोस। तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो, जय हिंद, ये सब नारा कौन दे रहा है? सुभाष चंद्र बोस। फिर आइए, प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था को किस अधिनियम द्वारा शुरू किया गया था? प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा शुरू किया गया था बच्चों? 1919। याद आया? प्रांतों में द्वैध शासन 1919 और प्रांतों में स्वायत्तता 1935। कब? 1935। और केंद्र में संघीय व्यवस्था 1935। याद रखिएगा, प्रांतों में द्वैध शासन 1919, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था 1919 और प्रांतों में क्या है? द्वैध शासन का समाप्त होना 1935। ये क्वेश्चन बहुत कट है, बहुत बार आया है, तभी हमने रखा है। तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किस अधिनियम है? पृथक निर्वाचन, बहुत इंपॉर्टेंट, 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम। मंत्रिमंडलीय प्रणाली का जन्म कि बहुत पूछा आता है, कैबिनेट व्यवस्था बहुत आता है, कैबिनेट इस समय चुनाव हुआ है, कई बार आता है कैबिनेट प्रणाली, कैबिनेट सिस्टम कब से शुरू हुआ बच्चों? किससे हुआ? 17 जो है इसमें कैबिनेट व्यवस्था 1861। याद रखना, कोई बार क्वेश्चन आ चुका है। कैबिनेट या पोर्टफोलियो सिस्टम किसमें आता है? 1861 में। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। वेदों की और लोटो किसने नारा दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आराम हराम।
क्लियर। एकेश्वरवाद का बात कौन करता है? राजा राम मोहन राय। सती प्रथा की बात करता कौन है? राजा राम मोहन राय। इनकी आठवीं सभा बहुत बार पूछी गई है, याद रखिएगा, एग्जाम में बनने पूछा। आठवीं सभा की स्थापना 1814 है, तो कहीं कहीं 1815 मानता ऑप्शन है। और दूसरी सती प्रथा इनके प्रयासों से शुरू हुआ था 1829, और इन्हें ब्रह्म समाज स्थापित किया था, याद रखिएगा, ब्रह्म समाज 1828। कब किया था? 1828। और इन्होंने और की चीजें दी थी। इनकी पुस्तक कौन थी? मिरातुल अखबार। याद कर लिया कौन है? क्यों क्या बैठिए, मिरातुल अखबार। कौन है? मिरातुल अखबार, ठीक है, मिरातुल अखबार है। और कौन है? संवाद कौमुदी है। कौन है? संवाद कौमुदी है, याद रखेगा। और एक कौन है? प्रिसेप्ट्स ऑफ, ठीक है, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ठीक है। फिर जो आपका है एक और है एकेश्वरवादियों को उपहार, ठीक है, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। क्लियर। चलिए देखो, इसमें दो होते हैं, एक ओल्ड टेस्टामेंट होता है ओल्ड टेस्टामेंट, एक होता है क्रिश्चियन में न्यू टेस्टामेंट। तो इन्होंने न्यू टेस्टामेंट की तारीफ की थी, और वो भी उसके दार्शनिक विचारों की, ओल्ड टेस्टामेंट की नहीं की थी। देखिए ऐसे एक होता है ओल्ड टेस्टामेंट, वो क्रिश्चियन क्या थे? रूढ़वादी थे। मतलब कहते थे कि जो है लोन वगैरह लेना पाप है, ब्याज देना पाप है, इस तरीके की सोच, मतलब ईश्वर में बहुत ज्यादा उनका विश्वास था। और जो इसके खिलाफ एक हुए न्यू टेस्टामेंट वाले, वो क्या कहते हैं? प्रोटेस्टेंट कहलाते थे। वो थोड़ा आधुनिक विचारों के थे। किसको आधुनिक विचारों को मानेंगे ना ये। क्लियर। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लाया गया? अच्छा, एक और इनके यहाँ रखेगा, इन्होंने 1817 में किस कॉलेज की स्थापना की? हिंदू कॉलेज। बहुत ज्यादा से आपके पुलिस में पूछा गया था, बीएचयू की स्थापना में किसका योगदान है? एलिवेशन। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। और एक कॉलेज और बनाया था, वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? 1825 में राजा राम मोहन राय ने। क्लियर। 1825 में राजा राम मोहन राय। फिर आइए अगला, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लाया गया था? बच्चों याद रखिएगा, किस वर्ष लाया गया? 1773 है कहीं। फिर अंतिम चार्टर एक्ट। देखिए, जब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तब तक जो कानून है उनको चार्टर एक्ट के नाम से जाना गया। उसके बाद चार्टर एक्ट नाम खत्म कर दिया गया। तो कौन सा? 1853। उसके बाद तो वही हो गया था 1858 में। कौन? मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या हो गया? समाप्त। कौन लगा हो गया? 1853। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन नहीं आया है। अंग्रेजों द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय किसके तहत स्थापित किया गया था? कौन? रेगुलेटिंग एक्ट। एलिजा इम्पे सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे भारत के। क्लियर। फिर आ जाइए, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? बच्चे, बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हो गया था 1935 के अधिनियम से, और बर्मा का भी भारत से अलग हो गया था। किस अधिनियम से? भारत सरकार अधिनियम 1935। याद रखिए, बंबई से सिंध और बर्मा से भारत से बर्मा किस अधिनियम से अलग हुआ है? क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, ठीक है। जो आते ज्यादा है वही मैं रख रहा हूँ, ये सब पूछे गए किसी न किसी एग्जाम में, लेटेस्ट इधर पूछे गए क्वेश्चन। क्लियर। फिर आइए, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? बच्चों याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है। इन्होंने किसकी स्थापना भी की थी? बताया था ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। कहाँ पर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की थी? लंदन में। क्लियर। फिर आइए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो 7। कितने की गई थी? 7। फिर ब्रह्म समाज के संस्थापक अभी मैंने बताया कौन है? अब आइए जी, आपका CR दास, चितरंजन दास ने किसकी स्थापना की थी? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी कब की थी? 1923। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आया है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? चितरंजन दास ने। कब की? 1923 में। मोतीलाल नेहरू भी सहयोगी थे। महात्मा गांधी ने बहुत चीजों की स्थापना की, लोग बार बार आते ही हैं, बताएंगे भी। डांस उसने की। याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 75 में। कहाँ की थी? बम्बई में। कौन समाज की स्थापना की है? आर्य समाज। याद रखिएगा, आर्य समाज के संस्थापक पूछता है। ठीक है। क्लियर। बढ़ेंगे। और स्वामी विवेकानंद ने किसकी थी? रामकृष्ण परमहंस 1897 में। कब की थी? प्रार्थना समाज के संस्थापक थे बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आत्माराम पांडुरंग। कब की थी? याद रखिएगा, 1867 में। कब की थी? 1867 में। याद रखना है सब चीजें। प्रार्थना समाज, ये आर्य समाज, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से पूछी जाती चीजें।
शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों तथा लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित कर दी गई थी? 14 से 18। लड़कियों की आयु कितनी हो गई? 14 और लड़कों की आयु कितनी हो गई? 18। देखिए एक और एक्ट आता है जो है एक्ट ऑफ कंसेंट एज। कंसेंट एज करके एक एक्ट आता है, सर्वसम्मति आयु अधिनियम, ठीक है। एक्ट ऑफ कंसेंट एज ये एक आया था, कानून कब आया था? 1892 में। कब आया था? उसमें महिलाओं की लड़कियों की आयु निर्धारित की गई थी कितने ईयर? 12। याद रखिएगा ये कौन सा था? आयु सम्मति अधिनियम। कौन आया था? आयु सम्मति अधिनियम। ये भी एक है महिलाओं का। तो उसमें कितनी थी? 12 वर्ष। लेकिन शारदा अधिनियम आया था बच्चों 1929 में। कब आया था? 1929 में। हरविलास शारदा एक नाम था, उनके प्रयासों से आया था। न्यायाधीश भी थे, वकील भी, कानून का बहुत जानकारी थी। उन्होंने एक कानून लेके मतलब आया, प्रयास किया, तो उन्हीं के कारण एक शारदा अधिनियम बना। कब? 1929 में। उसमें लड़कियों की आयु कितनी? 14 थी, कितनी कर दी गई? 14। लड़कों की आयु 18 वर्ष। लेकिन उसके बाद बाल विवाह कुछ नियम अधिनियम करके आया है 1978 में। उसके बाद उसी में कर दिया गया 1978 में जो अधिनियम था उसमें पुरुषों की एज कर दी गई 21 वर्ष, लड़कियों की कर दी गई 18 वर्ष। अब लड़कियों की 21 वर्ष, लड़कों की न जाने कितनी होनी है, ठीक है। ये कानून चल रहा है लोकसभा में, इस पे बात चल रही है, ठीक है। हाँ, लड़के 24 कह रहे होंगे और क्या हो सकता है, ठीक है। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे बच्चों? याद रखिएगा, ज्योतिबा फुले। याद रखिएगा कब चलाया था उन्होंने? 1873। याद रखिए, सत्य शोधक समाज बहुत बार पूछा गया है। कौन है? ज्योतिबा फुले। फिर निम्न में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा गया है? राजा राम मोहन राय। कई बार है भारतीय पुनर्जागरण का पिता। प्रथम आधुनिक पुरुष, ठीक है, राजा राम मोहन राय। राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय। फिर आइए, कुछ छूटा तो नहीं है कहीं? उपनयन संस्कार से क्या तात्पर्य है? बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। ये एंशिएंट हिस्ट्री शुरू हो गया। कब शुरू हो गया? एंशिएंट हिस्ट्री। तो उपनयन संस्कार नहीं, बच्चे को उपनयन नहीं, तो उसमें यज्ञोपवीत में होगा। बच्चे को औपचारिक नाम दिया जाता है, बच्चे को चंद्र और सूर्य, बच्चे को बाल, बच्चे को क्या दिया जाता है? औपचारिक नाम दिया जाता है। यही हो सकता है? नहीं, तो अन्नप्राशन ही है। सही, बच्चे को सूचना नहीं, बच्चे का यही होगा। बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, यही उपनयन है। इसको यज्ञोपवीत भी कहते हो। क्या कहते हो? यज्ञोपवीत। क्लियर? ये तो बनेगा ही नहीं, नाम कहाँ से? अन्नप्राशन में खिलाया जाता है अन्न, ठीक है। आइए, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? अब एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन, उपवेद नहीं है, सब याद रखना पड़ेगा। आपको ये क्वेश्चन आया है। धनुर्वेद बताओ किसका उपवेद है? धनुर्वेद यजुर्वेद का है। बहुत वेरी गुड। यजुर्वेद का उपवेद कौन है? धनुर्वेद। गंधर्ववेद किसका है? सामवेद का। किसका है? साम। याद कर लिए यहीं पे। और आयुर्वेद किसका है? किसका है? ऋग्वेद का। किसका है? ऋग्वेद का। तो बच्चा एक है, उसके साथ का अत्याचार हो। कौन है? अथर्ववेद। अथर्ववेद का बच्चों कौन है? शिल्पवेद। याद रखिएगा कौन वेद है? शिल्पवेद। क्लियर? याद रहेंगे। तो इसलिए कोई वेद उपवेद होता ही नहीं है इसका। ये कौन है? क्लियर? समझ पाए कि नहीं? तो आपको दिमाग में रखना है, ऋग्वेद कौन है? आयुर्वेद है उसका उपवेद। और धनुर्वेद किसका है? यजुर्वेद का है। और आपका सामवेद का कौन है? गंधर्ववेद। क्लियर? फिर आइए, और आयुर्वेद तो हो ही गया। और अथर्ववेद का कौन है? शिल्पवेद। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? 18 दिन तक लड़ी गई। कितने दिन तक? 18। निम्नलिखित में किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र हुआ है? अर्थशास्त्र है, मनुस्मृति है, न्याय मीमांसा है, ये सभी है। फिर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब आइए, ऋग्वेद में 1028 संस्करण है। बिल्कुल बात क्या है? सही है। ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ऋग्वेद को अष्टक कहा जाता है। दोनों बातें क्या हैं? सही है, ठीक है। फिर आइए, सतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। देखिए, हर एक ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ होता है, तो उसमें कहा जा रहा है सतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण किसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं? सामवेद के हैं, अथर्ववेद के हैं, यजुर्वेद के, ऋग्वेद के। किसके हैं? सतपथ ब्राह्मण, तैतरीय, यजुर्वेद। किसके हैं? यजुर्वेद। याद रखिएगा, खतरनाक क्वेश्चन। सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन माना गया? सतपथ। अब आइए, सामवेद का कौन ब्राह्मण ग्रंथ है? जैमिनी, तांडव, यही सब है ब्राह्मण ग्रंथ में, ठीक है। आइए, अथर्ववेद का सबसे पूछा आता है गोपद, ये कई बार आया है, ठीक है। एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है अथर्ववेद का, कौन है? गोपद। और ऋग्वेद का कौन है? कौशिकी है और ऐतरेय है। ये भी कौशिकी, ऐतरेय ऋग्वेद। सामदेव का तांडव, महातांडव, पंचविश, ये सब हैं।
और आपका अथर्ववेद का एकमात्र है कौन? गोपद है। और यजुर्वेद का तो है ही है सतपथ, और कौन है? तैतरी। कंफ्यूज आता है तैतरी और ऐतरेय में, जब आते हैं तैतरी ऐतरेय कैसे बनता है। सुमेलित नहीं है अभिलेख, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिलेख सुमेलित नहीं है। एनसेट हिस्ट्री चल रही है, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन सही हो जाएगा, यार मंदसौर अभिलेख किससे जुड़ा हुआ? यशोवर्मन। देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन। जूनागढ़ अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, खारवेल से नहीं है। जूनागढ़ अभिलेख किससे है? रुद्र दामन से। खासकर किससे है? याद रखिए, कई बार आता है रुद्र दामन, तो रुद्र दामन से कौन जुड़ा है? जूनागढ़ अभिलेख। और प्रयाग अभिलेख तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा किससे? समुद्रगुप्त। और ये भी आता है प्रयाग अभिलेख किसने लिखा था? तो उनका नाम आता है, बहुत फेमस है, हरिशचंद्र। कौन है? हरीश सिंह। तो देखो तुम्हें दिमाग में मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन, देवपाड़ा पूछा इतना नहीं आता है। जूनागढ़ अभिलेख कौन है? रुद्र दामन। और प्रयाग अभिलेख समुद्रगुप्त। लिखा किसने था? कई बार आया है, हरिशचंद्र। इनका जो विद्वान था कौन था? हरिशचंद्र। ठीक है, फिर आइए, जो खारवेल है उसका एक अभिलेख याद रखेगा, हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन है? हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? खारवेल का, याद रखेगा, हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल। आइए अगला, वैदिक सभ्यता नदी के तट पर बनी। किस नदी के तट पर? सरस्वती। कौन सी नदी? अब याद रखेगा, सरस्वती नदी ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी बताई गई है, और सबसे अधिक उल्लेख किस नदी का है? सिंधु नदी का है। याद रखेगा, सब कुछ नदियों के नाम है जैसे ऋग्वेद में आए हैं। चिनाब, इसको क्या कहा गया है? अस्किनी। क्या कहा गया है? अस्किनी। ठीक है, और आपका जो है झेलम, झेलम बहुत ज्यादा। वितस्ता, क्या कहा गया है? वितस्ता, वितस्ता। और आपका कौन है? रावी। याद रखिए, रावी क्या कहा गया है? परुष्णी। ये पूछे गए हैं। एक 10 राजा युद्ध हुआ था किस नदी किनारे? रावी नदी किनारे। ठीक है, फिर एक है आपका कौन सा? वो है आपका विपास, जो है व्यास। व्यास का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा। ठीक है, ठीक है, सतुद्री वगैरह बहुत जो है उस जो है किसका? सिंधु का क्या नाम था? सिंधु ही था। क्लियर? फिर आ जाइए, बढ़िया। देखिए खासकर जो चिनाब है, झेलम है, रावी है, व्यास है, इनको याद रखिएगा। बढ़िया। चलिए, इसके नींद आ रही होगी तुरंत, ये म्यूजिक अपना दिखा देता है कल का, फिर आगे खुल जानी चाहिए। अब आइए, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हुआ था? ये कैसी सभ्यता थी? नगरी। यार के सिंधु घाटी कैसी सभ्यता थी? नगरी। और कांस्युडीन सभ्यता भी इसे कहते हो। क्लियर? फिर उत्तर वैदिक समाज कैसा था? उत्तर वैदिक समाज था कृषक। ठीक है, और ऋग वैदिक समाज कैसा था? चारागाह। और मध्यकाल कैसा था? कौन बनाओगे? ये क्वेश्चन आया है किसी लेटेस्ट सीजन में रखा है। 4 का A का 4 कौन है? फिर B का 3, तो कौन हो गया? डी ऑप्शन, 4 दिन। अगला, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता? ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया था। शुक्ल यजुर्वेद पूछा था, कौन संहिता है? रट लेते हैं कि इसको याद कर लेते हैं। वाजसनेयी। देखिए यजुर्वेद गद्य और पद्य में लिखा एकमात्र कौन है? वेद है। तो इसके 2 भाग थे, शुक्ल यजुर्वेद है, कौन है? कृष्ण। तो वो तो मैं सब टॉपिक में वेद पूरा डिटेल से पढ़ाया, लेकिन यहाँ इतना टाइम नहीं है, तो इतना याद रखेगा। इसको शुक्ल यजुर्वेद का कौन कहा जाता है? वाजसनेयी संहिता, याद रख लेगा। अगला, गलत कथन को पहचाने। ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता इंद्र थे, बिल्कुल सही। सबसे ज्यादा उल्लेख किसका हुआ है? इंद्र का। दूसरे कौन देवता थे? वरुण। ठीक है, क्लियर? नहीं, वो थे आपका अग्नि। तीसरे कौन थे? वरुण। क्लियर? गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। किस मंडल में है? तीसरे मंडल में। फिर ऋग्वेद काल में मूर्ति पूजा का अत्यधिक प्रचलन था। ऋग काल में वनस्पति देवता सोम थे, ये भी बात सही है। कौन गलत है? ऋग्वेद काल में मूर्ति पूजा का अधिक प्रचलन था। कहीं मूर्ति पूजा का आपको उल्लेख नहीं मिलेगा। किसमें? ऋग्वेदिक काल में। अगला, उत्तर वैदिक काल का समय। अब देखिए, वैदिक काल, ऋग्वेदिक काल का स्टार्टिंग टाइम चिड़ा जाता है कभी कभी, कहाँ से कहाँ तक है? 1500 से 1000। ये कौन है? आपका वैदिक काल। कौन काल है? वैदिक काल, या ऋग्वेद काल या वैदिक काल। लेकिन इसके बाद वाला उत्तर वैदिक काल, जो उत्तर वैदिक काल आएगा वो कब आएगा? 1000 से बीसी से। कितना? देखो बीसी में उल्टा समय चलता है। क्या चलता है? मतलब 1 एडी तक आओगे, फिर एडी से बढ़ना शुरू होगा। क्लियर? तो इसे कौन सा टिक लगाओगे? सी ऑप्शन। क्लियर? फिर आ जाइए, हिरण्य शब्द प्रयोग हुआ है चांदी के लिए, हेनर में किसके लिए प्रयोग हुआ है? और जघन्या शब्द जो है यूज हुआ है गाय के लिए। क्लियर? फिर आइए, अस्तोमा ज्योतिर्मय, ये किससे लिया गया है? अस्तोमा सदगमय किससे बताइए? ऋग्वेद से है, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से? बताइए। अस्तोमा जो सदगमय
ऋग्वेद से भी इसको क्लियर कर लिया जाएगा। अभी तो ऋग्वेद लगा रहे हैं, इसको क्लियर कर लेंगे, पर देख लीजिएगा, इसको चेक कर लीजिएगा। हाँ फिर देखिए, मुंडकोपनिषद से एक वेद लिया गया है सत्यमेव जयते, वो बहुत बार पूछा गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से, ठीक है। तो अस्तोमा ज्योतिर्मय देख लीजिएगा, यजुर्वेद है कि आपका ऋग्वेद है? दो में से यजुर्वेद है ना, ठीक है। हमें वही लगा था, डाउट कौन सा वेद है, ठीक है। याद रखेगा यजुर्वेद ही है, ठीक है। कौन है? याद रखेगा अस्तोमा जो सदगम है, क्लियर। ये कहाँ से लिया गया है? ठीक, फिर आइए मत्स्य जो है मत्स्य किसकी? देखो ये महाजनपद है, कितने महाजनपद है? 16 तो महाजनपद राजधानी पूछ सकता है। मत्स्य की राजधानी कौन थी? विराटनगर। कुरु की राजधानी कौन थी? सूरसेन की कौन थी? मथुरा। अस्म की कौन थी? कौन सा ऑप्शन हो गया? ए का तीसरा और बी का चौथा, फिर सी का पहला, ठीक है, सी का पहला, क्लियर। अगला, मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? यार मगध महाजनपद की राजधानी कौन थी? राजगढ़। वर्धमान की पत्नी, वर्धमान का मतलब महावीर स्वामी का नाम था वर्धमान, ठीक है। और गौतम बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ। याद रखिए, महात्मा बुद्ध, बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम इनके शुद्धोधन, इनकी जो विवाह हुआ उनका नाम यशोधरा। क्या नाम था गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम? यशोधरा। फिर आइए इधर, कौन है ये? इनके पिता को जो महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? क्या नाम था महावीर स्वामी के बचपन का नाम? वर्धमान। और इन्होंने विवाह किया, उनकी पत्नी का नाम यशोदा। क्या नाम है इनका? यशोदा। तो ये लगा मैंने। गौतम बुद्ध के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। बच्चे, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, ये क्या कहलाता है? कौन सी मुद्रा? धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। याद रखिएगा, पूछाता है। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को कहा जाता था, ठीक है। तो दो में वेल्लान वगाई में, पल्लीन छादन में, इसको भी हम 155 क्वेश्चन देख लेंगे, दो में से एक हो सकता है, ये दो नहीं है, ठीक है। इसमें देख लिया जाएगा, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को कहा जाता है, ये मैं कमेंट बता दूंगा, क्लियर। फिर आइए अगला, जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वो कौन 3 रत्न है? 3 रत्न कहा जाता है। फिर सही विश्वास है, सही ज्ञान है, और क्या होना चाहिए? सही आचरण है। फिर बुद्ध के मानव रूप की सबसे प्राचीन जो है प्रतिमाएं कला शैली से संबंधित है। सबसे पहली बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई थी किसमें? मथुरा शैली। फिर जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर कौन थे? याद रखेगा, देखो 23वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर नहीं, 8 सुना। 24वें थे महावीर स्वामी और 21वें थे नेमिनाथ। कौन थे? नेमिनाथ, क्लियर। जैन तथा बौद्ध भिक्षुओं के लिए आरंभिक विहार बने होते थे पत्थरों के। आरंभिक विहार किसके बनते थे? पत्थरों के। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं, कई बार आया है। पूर्व मीमांसा कौन है? जैमिनी। कौन है पूर्व मीमांसा के? अब देखो, जो है उत्तर मीमांसा के बादरायण है, ठीक है। और गौतम किसके हैं? न्याय के। न्याय दर्शन कौन है? गौतम। ये पूछे जाते हैं। और कपिल किसके हैं? सांख्य। तो सांख्य के कौन है? कपिल। और न्याय के कौन है? गौतम। ये पूछा जाता है। और जैमिनी किसके हैं? पूर्वी मानसा। और ये कौन है? उत्तर मानसा। क्लियर? बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम बताएं जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। कौन थे? बहुत पूछा था जीवक के बारे में। जीवक और चरक, 2 लोगों के बारे में बोल रहा है, धनवंतरी, 3 लोगों के बारे में। समुद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में से सभी नामों से जाना है। इसके अलावा मतलब जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुजी कौन थे? चाणक्य। उनके नाम है, उसके अलावा कौन है? तो चाणक्य विष्णुगुप्त पटेल का नाम है, कौन है उसके अलावा? वो संबंधित नहीं है चंद्रगुप्त मौर्य से। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी, बहुत पूछा था क्वेश्चन है, कलिंग की राजधानी कौन? तोसली कहाँ गया? तोसाली। कलिंग की राजधानी कौन थी? तोसाली। निम्नलिखित में से किसे देवानाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था? देवानाम प्रियदर्शी के नाम से कौन? अशोक। क्लियर? फिर आ जाइए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत कितने महाजनपदों में विभक्त था? याद रखिए, कितने महाजनपदों में विभक्त था? 16। फिर आइए, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? कौन सा जो शिलालेख है धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? याद रखिए, धार्मिक संश्लेषण किसमें बताया गया है? 12। याद रखिए, धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बताया गया है 12वें। किसमें बताया गया? 12वें। याद रखिए, निम्न में से किस शासक का उपनाम कुड़िक था? कई बार आ चुका है। कुड़िक किसका उपनाम है? आया। देखिए, मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को टारगेट किया जो बार-बार पूछे जाते हैं, हिस्ट्री में आपका काम चल जाए, वरना तो बहुत विस्तृत है। क्लियर? उतने मेन में जो क्वेश्चन रिपीटेशन बार-बार होता है तो उन्हीं में से तुम्हारा फंस जाए एग्जाम में। फिर आइए, गौतम बुद्ध की मां देवदाह राज्य के शासक परिवार से थी। अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है देवदाह? याद रखें, बस्ती में है। क्वेश्चन आया हुआ है, ये तभी मैंने लिखा उत्तर प्रदेश स्पेशल में आया हुआ है।
और उत्तर प्रदेश के सब में था ये। वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन आयोजित किया, याद रखिएगा कौन है? प्रयाग, याद रखना। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग, याद रखिएगा। शुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। आंध्र सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन है बच्चे? याद रखिएगा। वर्ण व्यवस्था का रक्षक इन्हें कहा गया है गौतमीपुत्र सातकर्णी। सबसे प्रतापी शासकों में आंध्र में कौन आता था? गौतमीपुत्र सातकर्णी, याद रखिएगा, क्वेश्चन आया है। मौर्य काल में अग्रोनोमोई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित थे? मार्ग निर्माण से संबंधित थे। मार्ग निर्माण। निम्नलिखित में से कौन अशोक के साम्राज्याधीन नहीं थे? अशोक के साम्राज्य में कश्मीर भी था, गुजरात भी था, कर्नाटक है, कामरूप नहीं था। अभी दक्षिण के क्षेत्र और पूर्व के क्षेत्र अशोक में शामिल नहीं हुआ। दक्षिण का मतलब तमिलनाडु वगैरह, ठीक है, कर्नाटक तो था, ठीक है। तो कौन लगा? कामरूप असम को कहते थे। किसे कहते थे? असम शामिल नहीं था। क्वेश्चन आया हुआ है अशोक से, ठीक है। फिर आइए, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग की लड़ाई बताई गई है? 13वें अभिलेख में, याद रखेगा। फिर आइए, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान याद रखिएगा कौन है? जो है स्तंभ है, स्तूप है, चैत्य है, बच्चे स्तंभ। खासकर अशोक के स्तंभ मिलते हैं, लघु स्तंभ है और दीर्घ स्तंभ है। जैसे लघु स्तंभ में कौन मिलता है आपको? सारनाथ। सारनाथ किसमें आता है? लघु स्तंभ में। दूसरा कौन है? कौशाम्बी स्तंभ, ये भी लघु स्तंभ है। और दीर्घ स्तंभ में कौन मिलता है? कौन है? प्रयाग, ठीक है। प्रयाग, कौशल, इलाहाबाद स्तंभ किसमें? दीर्घ में। क्लियर। फिर आ जाइए, और एक स्तंभ है बहुत फेमस, मेरठ, दिल्ली मेरठ स्तंभ। और कौन है? दिल्ली टोपरा। उत्तर प्रदेश में कौन कौन स्तंभ स्थित है अशोक के? याद रखें 4। देखो उत्तर प्रदेश में, याद रखें, क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा के। अशोक के कुछ स्तंभ और शिलालेख कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। देखिए, अशोक का एक था लघु शिलालेख, वो अहरौरा मिर्जापुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अहरौरा मिर्जापुर। याद रखो, अहरौरा मिर्जापुर में कौन स्थित है? लघु शिलालेख, लघु शिलालेख। फिर आते हैं स्तंभ लेख में। तो अशोक के 2 प्रकार के स्तंभ है, एक लघु है, एक कौन है? दीर्घ है। तो लघु स्तंभ लेख अशोक के कौन है? सारनाथ है, और दूसरा कौन है? कौशाम्बी है। और दीर्घ स्तंभ लेख जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये कौन है? मेरठ स्तंभ लेख, और दूसरा कौन है? प्रयाग। तो दिमाग में गया हो तो ठीक है, नहीं वीडियो आराम से देख लीजिएगा। क्लियर। फिर आइए, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया? जो सहवागढ़ी, सहवागढ़ी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में जो भी अभिलेख है खरोष्टी का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? खरोष्टी भाषा का। फिर आइए, मौर्य अर्थव्यवस्था का जो है मुख्य रूप से निर्भर थी कृषि। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। बृहद सांची स्तूप किसके काल में बनाया गया था? मौर्य काल में। किसने बनाया गया था? मौर्य। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का व्याख्यान करता उल्लेख करता है? 13वां, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग। रिपीट हो गया। आंध्र सातवाहन का महानतम शासक कौन था? रिपीट हो गया है, गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगला, सातवाहन शासकों के संदर्भ में बताना है। सातवाहन शासक प्राकृत भाषा के पोषक थे। देखिए, दक्षिण भारत में जो पहला किसी का साम्राज्य देखने को मिलता है कौन है? सातवाहन। तो इनकी भाषा प्राकृत थी। बिल्कुल बात क्या है? सही है। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष अधिकतर प्रोत्साहन थे, तो कला के लिए प्रोत्साहित करते थे। दोनों बातें क्या हैं? सही है। सुमेलित युग में नहीं है। आटविक वन विभाग है। संविधाता कोषाध्यक्ष, संविधाता किसे कहते थे? कोषाध्यक्ष। बच्चे, प्रतिष्ठा न्यायाधीश होता था। क्या होता था? न्यायाधीश को क्या कहा था? प्रतिष्ठा। सेनापति को नहीं कहा जाता था ये, ठीक है। देवारिक कौन होता था? राजमहल की देख रेख। तो कौन लगाओगे? सी। फिर आइए अगला क्वेश्चन, तुलु राजवंश की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य से कभी क्वेश्चन रख देता है। एक विजयनगर साम्राज्य था, उसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। कब की थी? 1336 ईस्वी में चुकी थी। किस नदी के किनारे की थी? तुंगभद्रा नदी। क्वेश्चन कई बात है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी के किनारे हुई? तुंगभद्रा। किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। कब की थी? 1336 में। क्लियर बच्चों। अब आइए, तुलु राजवंश की स्थापना किसने की? किसने की थी? तुलु की वीर नरसिंह ने, ठीक है, याद रखेगा। तुलु राजवंश, वीर नरसिंह। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था? बच्चे, राजेंद्र प्रथम। याद रखेगा, जो लंबी चोल झील आ जाए, चोल झील का निर्माण किसने कराया था? राजेंद्र प्रथम। फिर आइए, निम्नलिखित राजवंशों में किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा, तो मलयालम कहाँ की भाषा है? केरल की। और केरल में कौन साम्राज्य था? चेर। याद रखिएगा, केरल में कौन साम्राज्य चल रहा था? चेर, ठीक है। फिर आइए, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे?
बच्चे याद रखिएगा, धन्वंतरी बहुत बड़े एक डॉक्टर थे, बहुत बड़े चिकित्सक थे। किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय क्या चिकित्सक थे? और 3 चिकित्सक को याद रखिएगा, जीवक, बिम्बसार, ठीक है। और जो आपका कौन है, जो चरक है, कनिष्क। कई बार बोला चरक किसके समय थे? कनिष्क। और ये धन्वंतरी किसके समय लगा हुआ? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये 3 बहुत डॉक्टर पूछे जाते हैं, जीवक, चरक और कौन है? धन्वंतरी। क्लियर? फिर आ जाइए, पंचतंत्र की कथाएं किस बारे में बहुत बार आता है? विष्णु शर्मा। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो बताइए, चंद्रगुप्त द्वितीय में। किसमें किया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय में। कन्नौज के पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का था? कहाँ का था? थानेश्वर। याद रखेगा, अपनी बहन के लिए जो है कहाँ आए थे? ये कन्नौज आ गए थे, कन्नौज में शासन चलाने लगे थे, बहन और लेपदोर लोग। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हर्षण थे? बहुत बार प्रश्न आया है, किसको टिक मार दोगे? समुद्रगुप्त। फिर आइए, बस आपका खत्म होने वाला है, पता ही कहाँ चला गया। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? याद रखिएगा, तो अंतिम शासक पूछ रहा है, अंतिम शासक कौन था? ठीक है, कुटिल कटफिशन, मिथ्रेडस, वासुदेव, मिनांडर। इसको देख लिया, कुषाण वंश का मिनांडर तो नहीं, इसमें देखेगा कुटिल कटफिशस तो नहीं है, इसको देखेंगे। 191 जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? बच्चों याद रखिएगा, रुद्रदामन प्रथम। याद रखिएगा। फिर आइए, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? क्वेश्चन देखिए, पहले भारत में सिक्के सबसे पहले किसके चलाए थे? चांदी के। और सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे? इंडो ग्रीक ने। किसने चलाए थे? इंडो ग्रीक। याद रखिएगा। कामसूत्र की रचना किसने की है? कई बार आया है, कामसूत्र किसने की है? वात्स्यायन। किसने की है? वात्स्यायन। कनिष्क की राजधानियां थी, कनिष्क की राजधानियां थी बच्चों कौन? मथुरा, पेशावर। ये कौन है? मथुरा, पेशावर। बहुत पूछा था कनिष्क के बारे में। कनिष्क के समय कौन सी बौद्ध संगीति का जन्म हुआ था? चौथी। छूट ऊपर क्या कुछ? वासुदेव है, देख लेगा जो है कौन? बच्चे याद रखिएगा, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन है? वासुदेव। याद कर लेगा, वासुदेव है, ठीक है। अगला, कनिष्क की राजधानियां भी हो गई। अगला, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में किया, इनमें से कौन 5 इंडीज थे? देखो कौन है 5 इंडीज? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये वाला बंगाल, बिहार, उड़ीसा था, और पंजाब और कन्नौज भी था। तो 5 इंडीज देखना है, क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैंने रख दिया है इसको, ठीक है। तो मतलब 5 इंडीज 5 क्षेत्र में था इनका मामला। तो कौन है? पंजाब है, पहले 3 को याद रख लेगा। पंजाब और कन्नौज अलग हो गया, बंगाल, उड़ीसा और बिहार, पासी पास के तीनों। क्लियर? फिर आइए, हर्षवर्धन द्वारा रचित पुस्तक का नाम बहुत पूछा था, प्रियदर्शिका। रत्नावली है, प्रियदर्शिका है, नागानंद है, तीनों पुस्तकें किसकी हैं? ठीक है, याद रखिएगा। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज द्वितीय को कब पराजित किया? मोहम्मद गौरी ने कब पराजित किया था? 1193 न लगा देना। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 91 में, जिसमें किसने, जो मोहम्मद गौरी को किसने पराजित कर दिया? पृथ्वीराज चौहान ने। याद रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया? मोहम्मद गौरी। किस युद्ध में? तराइन का पहला युद्ध। कब हुआ? 1191 में। फिर 1192 में जो दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी किसको हरा दिया? पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान का नाम है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कौन है? ये भी याद रखेगा। अगला, शक संवत की स्थापना निम्न से किसने की थी? शक संवत की स्थापना कौन करेगा? कनिष्क। कई बार क्वेश्चन आया है, शक संवत की स्थापना कनिष्क। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? धंगदेव। किसने कराया था? याद रखिएगा, कंदरिया महादेव मंदिर है खजुराहो, वही क्षेत्र में है। और खजुराहो वगैरह में चंदेल शासकों में किसका नाम आता है? धंगदेव। महाबलीपुरम स्थित रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बहुत बार प्रश्न आया है, बहुत बार। महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम है। कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम। याद रखिएगा, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया? और कांची का कैलाश मंदिर बनवाया था नरसिंह वर्मन। याद रखिएगा, रथ मंदिर बहुत फेमस है, ठीक है। 7 रथ बने हैं, सप्त पैगोडा कहा जाता है उन्हें। शक कनिष्क है, सेन विजय सेन, कलचुरी ईश्वर, ये ईश्वर सेन है क्या? और फिर बताए गुप्त चंद्रगुप्त प्रथम है। गुप्त संवत किसने शुरू किया था? गुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम। शक तो कनिष्क हो गए, ठीक है। सेन तो गुप्त के कौन है? श्रीगुप्त होने चाहिए जो है, हाँ। युग्म नहीं, संस्थापक में कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, श्रीगुप्त के बाद आते हैं चंद्रगुप्त। तो यही वाला क्या है? डी क्या है? गलत। आइए फिर अगला, चंदेल वंश की राजा। फिर अगर आप वहां से स्टार्ट करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंशिएंट वो मिडिवल हिस्ट्री अब चल रही है,
गौड़ वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? क्वेश्चन कई बार आया गौड़ वंश का। शशांक था। इसने बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया था। ये शैव धर्म का क्या था? अनुयायी था। याद रखेगा। कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? दुर्लभ वर्धन। कौन कर रहा है कारकोट वंश की? पाल साम्राज्य का भारत के किस हिस्से में संबंधित है बच्चे? पाल वाले कहाँ थे? बंगाल। किसने स्थापना की थी पाल वंश की? गोपाल ने की थी। क्लियर? तो याद रखिएगा गोपाल ने की थी। और इसमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? धर्मपाल ने। किसने बनवाया था? धर्मपाल। फिर आइए, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों ने किया था? पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर। याद कर लेगा, अच्छे क्वेश्चन है। मैत्रक वंश की स्थापना किसी ने की थी? परम भट्टारक ने किसकी स्थापना कर दी थी? मैत्रक वंश की। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने बच्चों किया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। चंदेल वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? बहुत होशियार थे खजुराहो। क्लियर? फिर अगला, दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित राजवंशों में से किसके सबसे कम अवधि तक जो है अवधि तक शासन किया? खिलजी। खिलजी ने सबसे कम अवधि तक शासन किया था। ठीक है, याद रखेगा। सबसे ज्यादा समय तक शासन कौन कर रहा है? तुगलक। और सबसे पहला वंश कौन था? गुलाम। फिर मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? किस वर्ष? 1100। अब किसे कौन पराजित हो रहा है? मोहम्मद गौरी। तराइन का प्रथम युद्ध। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी 1290 में बच्चे की थी। कब की थी? 1190 में जलालुद्दीन खिलजी है। ठीक है। अरे जब वो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है ये आपका क्या चल रहा है 1290 में कैमोर्स की मृत्यु हुई, तो उसके बाद कौन चल रहा है? यही खिलजी वंश आया था 1290 में। फिर आइए, दिल्ली सल्तनत पर 66 से 87 बहुत पूछा जाता है। ये कौन है 66 87? बलबन। बलबन को याद रखें, बलबन पूछा जाता है। ठीक है। फिर आइए, सजदा पाबोश नीति किसने शुरू की थी? कई बार आया है बलबन। नौरोज उत्सव बलबन। याद रखिएगा 2-3 चीजें। फिर आइए, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत में प्रथम अरब आक्रमण कब हुआ? याद रखिएगा 712। चचनामा में वर्णन मिलता है। किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? बहुत पूछा था। अल बरूनी की पुस्तक पूछी जाती है किताबुल हिंद। आइए अगला क्वेश्चन, भारत में शासन करने वाले शासकों का कालक्रम सेट करो। कालक्रम बताना है अच्छे से। देखिए, सबसे पहले इल्तुतमिश पूरी और ये सब दिया है। सबसे पहले कौन है? इल्तुतमिश, ये हो गया। फिर उसके बाद कौन आ गया? अलाउद्दीन खिलजी। फिर कौन है? शेरशाह। और फिर कौन है? अकबर। 4 3 1 2 4 3 1 2। क्लियर? ये भी आया क्वेश्चन है। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? 12वीं शताब्दी के आरंभ में तोमर वंश। सोचे 12वीं शताब्दी मतलब 1100 को स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है। 1206 में तो जो 1206 में तो गुलाम वंश और 1290 में कौन बन रहा है? खिलजी। ये तो 13वीं शताब्दी में बन रहा है। सैयद तो इससे ऊपर भी जा रहा है, तुगलक तो इससे भी ऊपर जाएगा 14वीं शताब्दी में। तो कौन होगा शुरुआत? दिल्ली वंश की स्थापना भी अनंतपाल तोमर। दिल्ली की स्थापना किसने की थी? अनंतपाल तोमर ने। किस वंश के थे? तोमर। दिल्ली के सुल्तानों के शासन में निम्नलिखित में कौन सा प्रशासनिक भाषा थी? बच्चे याद रखिए, दिल्ली में कौन सी प्रशासनिक भाषा? चाहे अकबर हो, चाहे जो है जहांगीर हो, मतलब मुगलों की भी भाषा जो थी ऑफिशियल फारसी थी, और दिल्ली सल्तनत की भी भाषा कौन थी? और जो मातृभाषा थी, टंग लैंग्वेज थी, वो तुर्की थी। कौन थी? तुर्की। फिर आइए, सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था? नसरुद्दीन महमूद। याद रखेगा। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भारत में किस सुल्तान ने शुरू की थी? किसने की थी? टकसाल का नाम लिखाने की परंपरा तो इल्तुतमिश ने शुरू की थी। देखो, सांकेतिक मुद्रा शुरू की थी किसने? मोहम्मद बिन तुगलक जो है। और फिर जो कहा इल्तुतमिश ने वो भी क्या था? चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। तो ये भी हो गया। फिर आ जाइए, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों का क्रम सेट करो। बहुत पूछा था अलाउद्दीन। पहली विजय कौन है? गुजरात 2। फिर दूसरी विजय कौन है? रणथंबोर। फिर आपकी कौन है? चित्तौड़। और फिर कौन है? बारलंग। तो कौन बना? 2 1 4 3। कौन ऑप्शन? ये बहुत पूछा था। याद रखेगा, ऐसे पूछना है। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले किसको जीता था अपने विजय अभियान में? गुजरात। क्लियर? दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी बच्चों? ये भी बताइए। 1296 से 1300। जौनपुर नगर की स्थापना कई बार आता है, यूपी स्पेशल में आता है। पूर्व का सिराज किसे कहा था? जौनपुर। तो जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी बच्चों? फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी याद में?
मोहम्मद बिन तुगलक। कृषि विकास हेतु दीवान-ए-कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? कृषि विभाग हेतु दीवान-ए-कोही बच्चे याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। रोजगार कार्यालय फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिर आइए, डाक व्यवस्था प्रारंभ करने वाला प्रथम सुल्तान। बच्चे बहुत पूछा था डाक व्यवस्था कौन स्टार्ट करा गया? डाक व्यवस्था बलबन कर रहा है, रजिया कर रहे हैं, इल्तुतमिश कर रहा है, कौन कर रहा है बताइए? डाक व्यवस्था ये आप लोग बता रहा है, इसको कंफ्यूजन में है, नहीं बताया जाएगा। मोहम्मद बिन, आप लोग देखिएगा कौन हो सकता है इसमें, डाक व्यवस्था शुरू कर रहा है कौन? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी जानते हैं? ठट्टा में हुई थी। कहाँ हुई थी? ठट्टा। ठीक, फिर आइए, सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक, जो है हर करके एक सिंचाई कर लगाता था। फिर है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद किसको दिया जाता है? अटाला मस्जिद का निर्माण बहुत पूछा था, किसने करा था? इब्राहिम शाह सर्की ने। किसने करा था? इब्राहिम शाह सर्की, अटाला मस्जिद। निम्न में से सही नहीं है। शेख मुहिम चिश्ती का मकबरा अजमेर सही है, बुरहान गरीब दौलताबाद सही है, मोहम्मद हुसैन गुलबर सही है, निजामुद्दीन औलिया का मुल्तान नहीं दिल्ली है। याद रखिएगा, दो के मकबरे याद रखिएगा, एक शेख मुहिम चिश्ती कहाँ है? अजमेर, और निजामुद्दीन औलिया कहाँ है? दिल्ली। कहाँ है? दिल्ली। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा। आराम बाग किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? आराम बाग कौन बनवाएगा? कौन बनवाया था? बाबर बनवाया था आराम बाग। आराम बाग किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु हुई के बेटे अकबर को कहां सिंहासन पर बैठाया गया था? कनौज। मुगल साम्राज्य के शासकों का सही क्रम है, बता दीजिए कौन है? बाबर है, हुमायूं है, औरंगजेब नहीं, बाबर औरंगजेब नहीं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह, यही है। फिर आइए, निम्नलिखित में से किस शासक ने भूराजस्व से एकत्रित करे राई पद्धति शुरू की थी? राई शुरू करने वाला शेरशाह था। कौन था? चलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आए हैं। बिहार राज्य के सासाराम में किस सम्राट का मकबरा है? शेरशाह सूरी का। निम्नलिखित में से किसके शासन काल में रुपया मुद्रित हुआ था? याद रखिए, शेरशाह के समय रुपया मुद्रित हुआ था। अकबर के शासन काल में किस वर्ष में मनसब प्रदान किए गए थे? 19वें। किसमें प्रदान किए गए थे? 19वें। और आइए, इनमें से कौन मुगल बादशाह शराब तक छूता नहीं था? औरंगजेब। ठीक है, फिर आइए, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण उसकी लाल किले में स्थापना किस मुगल बादशाह ने कराई थी? शाहजहां ने। क्लियर? तो लगभग आपके क्वेश्चन यहाँ तक हो गए हैं। लगभग उन्होंने 240 क्वेश्चन के आसपास क्या किए हैं? कवर किए हैं। आप जो इन क्वेश्चन को एक बार फिर इत्मीनान से बैठिएगा और अपने आप ABCD करते हुए लिखिएगा, लगभग 240, और इनसे जुड़ी और भी इन्फॉर्मेशन उसको भी देखिएगा। आज के साथ ये क्लास समाप्त होती है। अगला मैं प्रैक्टिस का टेस्ट फिर अलग सब्जेक्ट का लाऊंगा।